की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करूं, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, वो यूपीएससी के लिए है जो हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं 2-4 दिन, वेरी सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ठीक है, चलो आओ तो शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय मंत्री राजनीतिक अर्थव्यवस्था। देखो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक है जिसका बोलते हैं भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्या है कि भूमंडलीकरण का जो टॉपिक है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आप देखोगे वर्तमान समय पर चल रहा है कि आज का जो राजनीति के आयाम है, जैसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या था, पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अर्थव्यवस्था कहीं पर भी रोल प्ले नहीं करते थे, यानी अर्थव्यवस्था अपने आप में अलग थी। ठीक है, जो अर्थ की व्यवस्था थी अपने आप में डिफरेंस थी, तो अर्थव्यवस्था पहले अलग हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का जो रोल है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़ा ही प्रभावी हो गया। और अर्थव्यवस्था का जो रोल है प्रभावी कैसे हो गया, तो आप देखेंगे वर्तमान समय व्यापार होने लग गया, यानी राष्ट्र जो है व्यापार करने लग गए। तो व्यापार के माध्यम से क्या हुआ, ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो विश्व है कनेक्ट होने लग गया। और कनेक्ट होने लग गया तो इस पूरी प्रवृत्ति को आप लोग जो नाम देते हो तो एक ग्लोबल एक वर्ल्ड बन गया, तो आप इसे नाम देते हो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का जो दौर आया है, भूमंडलीकरण का जो दौर आया है, ठीक है, भूमंडलीकरण का जो दौर आया है, क्लियर फैमिली, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो। सीमा हमारा क्या हुआ, अरे सीमा जी बहुत कुछ होगा, टेंशन क्यों ले रही हो, घबरा मत करो। तो भूमंडलीकरण का दौर है, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आयाम जो बदल गए, डायमेंशन जो चेंज हो गए। जब डायमेंशन चेंज होगी तो कैसी डायमेंशन होगी इसके बारे में आपको पढ़ना है, यही है। तो देखो इसमें क्या है, इस टॉपिक के अंदर वस्तु सेवा वित्त के मुक्त प्रवाह की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तो वैश्वीकरण क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा ग्लोबल क्षेत्र जहां वस्तु का, सेवा का और वित्त का, तीनों का बिना किसी चीज के मुक्त प्रभाव हो, यानी वस्तु भी हो, इसको बोलते हैं वस्तु हो, सर्विसेज हो और वित्त हो, इन तीनों का मुक्त प्रभाव हो, यानी चीजें आपस में चल रही हो बिना किसी ऑब्जेक्शन के, थिंग्स आर मूविंग, ऐसी चीजें चल रही हो। देखो भूमंडलीकरण क्या होता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन जाए, दुनिया में जितने भी देशों के बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज से पार चले जाए, और पार जाने के बाद आपको वस्तु का, सेवा का, वित्त का मुक्त आप प्रभाव कर सको। ठीक है, ये एक यहाँ पर आप देखेंगे। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन ये प्रोसेस, वैश्वीकृत विश्व व्यवस्था ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लक्ष्य जिसे पाया जाना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लक्ष्य जिसे पाया जाना चाहिए, ठीक है, पाया जाता है। वैश्वीकरण मूलतः एक आर्थिक संकल्पना है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली इकोनॉमिक संकल्पना। देखो भूमंडलीकरण है क्या, अर्थव्यवस्था की संकल्पना है। भाई जब आप किसी चीज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की आप बात करोगे कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन रहा है, तो आप किसकी बात करोगे, आप बात करोगे चीजें बिना उसके चल सके। मैं इंडिया में हूं, अब मैं इंडिया में हूं तो मुझे चाइना का सामान खरीद रहा हूं मैं, या ये बोले फोन लिया तो फोन अमेरिका से ले लिया, आईफोन ले लिया आपने अमेरिका से, चीजें आपके पास आ रही है। तो ग्लोबलाइज्ड जो वर्ल्ड है वो क्या होता है, ग्लोबल वर्ल्ड होता है कि जहां पर आप किसी प्रकार की सीमाओं से परे चले जाओ, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। पहले दो शब्द हुआ करते थे, वर्तमान समय में शब्द और इस बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक होता है ग्लोबलाइजेशन, एक होता है ग्लोबलाइजेशन। देयर आर टू टॉपिक, एक को आप लोग बोलते हो ग्लोबलाइजेशन और एक और टॉपिक को आप बोलते हो ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी इस बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है कि विश्व में इस प्रकार का सेवा का वस्तु का, पूरे विश्व में सेवा, वस्तु और वित्त का, सेवा, वस्तु और वित्त का आदान प्रदान हो पूरे विश्व में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाउंड्री के। आप मेरी बात समझ, ठीक है। तो आप इसको नाम क्या दोगे, आप इसे नाम दोगे ग्लोबल। पॉइंट इज क्लियर। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब ऐसा विश्व, जैसे विश्व है, अब विश्व में आप लोकल चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो, जैसे आपका गांव है, अब आप अपने गांव की चीज को विश्व लेवल पे पहुंचा दो, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी लोकल चीजों का ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन जो होता है उसे नाम देते हैं ग्लोबलाइजेशन। लोकल चीजों का ग्लोबल लेवल प्रमोशन को आप नाम देते हो ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी अर्थव्यवस्था का टर्म है, इससे भी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, और ये भी अर्थव्यवस्था का टर्म है, इससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन इन दोनों में अच्छा क्या है, इन दोनों में अच्छा क्या है, इससे भी मजबूत हुई, इससे मजबूत हुई। इन दोनों में अच्छा ये है, इन दोनों में जो बेटर पॉइंट है वो ये है कि दोनों अर्थव्यवस्था के पॉइंट है, लेकिन कनेक्टिविटी आई। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का सामान है, और चाइना का सामान इंडिया आ रहा है, इंडिया के गांव का सामान चाइना जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मध्य में जो देशों की सीमाएं होती थी कि भाई पाकिस्तान की बाउंड्री से अंदर नहीं आएगा, इंडिया की बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री, तो अर्थव्यवस्था ने क्या किया कि सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार कर दिया, और सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से सब कुछ को बाहर फेंक दिया। ठीक है, सारी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या कर दिया, बाहर। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि परावैश्विक जो प्रवृत्ति है कि भाई विश्व के अंदर जो चीजें बनती थी उन चीजों को हमने क्या किया कि अब जो है ऐसी प्रक्रिया बन गई, इसको नाम दिया वैश्वीकरण। आर्थिक संकल्पना, इसके बारे में समझो। इसके सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आयाम है। अब ग्लोबलाइजेशन के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डायमेंशन है। भाई इसकी सोशल डायमेंशन क्या है, इसकी सोशल डायमेंशन ये है कि जब अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो आप चाइना का सामान ले रहे हो, या उनके व्यापारी आपके देश में आ रहे हैं, या उनकी चीजें आपकी कंट्री में आ रही हैं, चाइनीज जो यूज करते हो आपके देश में आ रहा है। सोशल डायमेंशन, कल्चरल और राजनीतिक, तीनों डायमेंशन आप देख सकते हैं। ओएम के अनुसार भूमंडलीकरण एक सीमा विहीन विश्व कल्पना है जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रशासित हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ओएम का विचार है भूमंडलीकरण एक ऐसी संकल्पना जिसमें भौगोलिक सीमाएं जो होती है अप्रशासित हो जाती है। इनका मतलब नहीं होता, क्योंकि आप दुनिया आपके लिए खुल गई, भाई दुनिया आपके लिए घर है, आप चाहो दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। इस समय आपका मन कर रहा है चाइना से सामान ऑर्डर करो, आप घर आ जाएगा। लोगों के मध्य देश काल की भिन्नता समाप्त हो जाती है कि भारत चाइना का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, सब खत्म। समझ गए? चलो मार्क्सवादी क्लास चलेगी, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, सीमा थॉट में, पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे। इसी प्रकार मत एंथनी रिग्रियस तथा हार्वे का भी है, इनका भी यही मत है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एक सीमा से बाहर का विश्व होता है, इसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चलिए, बार-बार वर्ल्ड में भूमंडलीकरण को एक विश्व के रूप में प्रभावित किया, एक विश्व। मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी। ग्लोबल विलेज क्या होता है, एक गांव, वैश्विक गांव। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मैकलुहान ने, या ग्लोबल विलेज की संज्ञा किसने दी है, तो मैकलुहान ने दी है। प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। डेविड हेड के अनुसार भूमंडलीकरण की विशेषताएं क्या-क्या है। डेविड हेड के विचार के लिए भूमंडलीकरण को प्रभावित करते हैं। विश्व एक स्थानीय भाग में लिया गया निर्णय समूचे विश्व को प्रभावित करता है। राष्ट्र राज्यों पर परे
राष्ट्र राज्यों से परे सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक संबंध बनते हैं राष्ट्र राज्यों से परे बनते हैं। तो इंडिया के तुम्हारा संबंध पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तान का संबंध इंडिया में बन रहा है। इसमें देश की सरकार है, राष्ट्र राज्य है, इनकी चीजें नहीं रह जाती। फिर आपके संबंध ग्लोबल हो जाते हैं। आज आप स्नैपचैट डाउनलोड करो, सामाजिक आयाम देखो, और उससे अमेरिका की लड़की से बात कर लो। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करो, उसे को हाई रूम जी हाउ यू, उनसे बात हो जाएगी। फेसबुक को देखो, फेसबुक क्या है भाई, क्या फेसबुक आप देखो, फेसबुक क्या है, फेसबुक ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा एक सामाजिक डायमेंशन एक्सप्लोर कर रही है। क्योंकि फेसबुक के माध्यम से आपने देखा, आप जब फेसबुक किसी को फ्रेंड बनाते हो तो क्या सोचते हो, ये क्या नाम है मार्टिन तो अमेरिका की है, लेकिन आपके मार्टिन के बीच में कोई दूरी है क्या? नहीं भाई, मार्टिन से मिलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप ऐसे फेसबुक पे गए, लिखा मार्टिन आ गई, फ्रेंड को भेजा, मार्टिन ने कहा हाय हैंडसम हाउ आर यू, आपने कहा मैं बहुत अच्छी हूं, तुम कैसे हो। तो ग्लोबल वर्ल्ड, और ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बन रहा है? टेक्नोलॉजी के माध्यम, सोसाइटी के माध्यम। सोसाइटी कैसे ग्लोबल बन रही है? अर्थव्यवस्था के माध्यम से। इसकी विशेषता क्या क्या है? अब इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैकलुहान ने इसे ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी। प्रश्न में एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है मैकलुहान। संचार के साधनों के प्रभाव के कारण भौतिक दूरी अप्रासंगिक हो गई, तो सामाजिक अंतक्रिया के मध्य बाधाएं भी समाप्त हो गई। संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। राष्ट्र राज्यों की नीतियों का नियंत्रण विनिर्माण वैश्विक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो, राष्ट्र राज्य की जो नीति है उनका निर्धारण कौन करे? ग्लोबल संस्थाएं कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल बॉडी है, जैसे यूएन हो गया, कोई बॉडी है। अब आदान प्रदान देखो, आजकल आप देखो फेसबुक के आने के माध्यम से कितनी बार अखबार में आप पढ़ते हो कि अमेरिका की लड़की ने और जो है वृंदावन के लड़के शादी करी, क्योंकि अमेरिका में जो है उसके साथ फेसबुक पर उनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये चीजें आजकल जो आप इन चीजों को इजीली देख सकते हो, जिसके कई सारे डायमेंशन है। विकास कैसे हुआ, अब इसको देखो, इंपॉर्टेंट है। विकास को विचारों ने अलग अलग रूप में प्रचित किया। डेवलपमेंट एंटनी गिब्सन के अनुसार भूमंडलीकरण आधुनिकीकरण का परिणाम है। लोगों ने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, अगर इसको विकास के रूप में देखेंगे तो कहा भूमंडलीकरण आधुनिकीकरण का परिणाम है, यानी भूमंडलीकरण में मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है। रोजनाव के अनुसार भूमंडलीकरण तकनीकी विकास का परिणाम है। अब इसने कहा है, रोजनाव ने, कि भूमंडलीकरण तकनीकी से आया है। इसने कहा कि देखो कैसे आया, कि मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोग मॉडर्न हो गए, लोगों की सोच बदल गई, लोगों ने कहा सब बढ़िया है। ये कहते नहीं, तकनीकी परिणाम, टेक्नोलॉजी आ गई, फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, सब टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आपकी दुनिया में आया। वर्तमान कंप्यूटर का क्रांति युग में संचार साधनों का तेज विकास हुआ भाई, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल गए, जीमेल आ गया, ये आ गया। परिवहन की लागत निरंतर कम हो रही है, और परिवहन की लागत कम हो रही है। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि आपकी प्रेमिका पाकिस्तान में रहती है, कि पाकिस्तान में इंडिया है, तो पहले आपको क्या बजरंगी भाईजान की तरह से जाना पड़ता था। अब यहाँ आपको पिटाई लगेगी, परिवहन आपका हो रहा है। तो बॉर्डर जो था, इस बॉर्डर की राष्ट्र राज्य में बड़ी होती है सीमा। तो भूमंडलीकरण ने सीमा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। आज आप क्या करोगे, आप अपनी प्रेमिका को यहाँ से फेसबुक पे मैसेज भेजते हो, और वो आपको यहाँ से मैसेज भेजती है, आप उसको भेजते हो, वो आपको भेजती है, आप उसको, वो आपको, और आप जो है एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में चल रहे हो। पर आसान कर दिया, सब कुछ बहुत आसान कर दिया, ठीक है, बहुत आसान कर दिया। गिलपिन के अनुसार भूमंडलीकरण राजनीतिक कारक को उत्तरदायी है। गिलपिन कहता है कि नहीं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गिलपिन क्यों मानता है। वो कहता है देखो जी, भूमंडलीकरण हुआ राजनीतिक कारणों की वजह से। वो क्यों? मतलब राजनीतिक कारणों की वजह से इसलिए हुआ कि राजनीति ने अपने पैर जमाने के लिए, जैसे मोदी साहब है, तो हर कंट्री का जो लोग जो हर कंट्री को अपने देश में फेमस होना चाहते हैं, अपने देश में कुछ कर सके, अपने देश में प्रधानमंत्री या लोग टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि वैश्विक संबंधों को निखारते हैं, और वैश्विक संबंधों को निखारने के लिए वो अपनी राजनीति को मजबूत करते हैं। मोदी जी जाते हैं, हमको बुलाते हैं हमारी कंट्री में, आओ। भूमंडलीकरण आधिपत्यवादी सत्ताई राष्ट्र के द्वारा निर्माण है, और लोग कहते हैं इसका निर्माण आधिपत्यशाही राष्ट्र ने किया, यानी अमेरिका। लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इसका निर्माण किया। इस आधिपत्यवादी नीति के कारण राज्य में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई। आधिपत्यवादी नीति कौन सी? उदारवाद। तो कहते हैं कि भूमंडलीकरण उदारवाद की देन है, और उदारवाद के कारण उदारवाद को बढ़ावा देने के लिए भूमंडलीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन आया। वॉल स्ट्रीट के अनुसार भूमंडलीकरण पूंजीवाद की देन है। अब वॉल स्ट्रीट कौन है? मार्क्सवादी विचारक है। वॉल स्ट्रीट क्या कहता है? जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि भूमंडलीकरण किसकी देन है? भूमंडलीकरण जो है वो किसकी देन है? वो उसकी देन है, किसकी? ये पूंजीवाद की देन है। भाई पूंजीपतियों ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, कि पूंजीपतियों ने सोचा कि अब सिर्फ इंडिया से नहीं, अब अपन इंडिया के बाहर से भी कूटेंगे, तो भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जो है पूंजीवाद ने का जो बड़ा रूप बना, वो क्या बना? पूंजीवाद का बड़ा रूप हो गया और भूमंडलीकरण के बारे में लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। ग्लोबल दुनिया है, जिससे कि इनको और बड़ा बाजार मिल सके। तो ये अलग विचार है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक सिंपल प्रश्न पूछेगा कि भूमंडलीकरण किसने वैश्विक गांव कहा है, भूमंडलीकरण ने किसको जो है राजनीतिक कारक उत्तरदायी बताए, भूमंडलीकरण में क्या होता है, किसके द्वारा फैला गया है, या वॉल स्ट्रीट भूमंडलीकरण को पूंजीवाद की देन मानता है, कौन मानता है? बस सिंपल स्टेटमेंट है, आप एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या है? अतिवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, हाइपर ग्लोबलिंग, ये क्या है? देखो यहाँ पर आप देखोगे, अतिवाद वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भूमंडलीकरण पूरे विश्व की संप्रभुता का महत्वपूर्ण साधन है। आप मुझे पूछोगे क्यों? भूमंडलीकरण पूरे विश्व की संप्रभुता का महत्वपूर्ण साधन है। यानी अगर आप बात करो संप्रभुता की, तो संप्रभुता क्या होती है? तो कोई कंट्री अपने निर्णय स्वयं ले पाए। अतिवाद वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भूमंडलीकरण पूरे विश्व की संप्रभुता का महत्वपूर्ण साधन है, कि आजकल जो देश अपनी संप्रभुता का निर्णय लेते हैं वो भी भूमंडलीकरण को देखते हुए लेते हैं। यानी किसी भी कंट्री को अपने यहाँ की जो चीजें हैं, देखो इसका सीधा सा मतलब निकलना है, किसी भी कंट्री की संप्रभुता होती है, जैसे भारत में वो निर्णय लेगा, संप्रभुता है, तो निर्णय जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए लेगा। इसलिए भूमंडलीकरण क्या है? ये संप्रभुता के ऊपर भी महत्वपूर्ण कारण है। यानी आज देखो, अगर इंपोज करते रसिया के ऊपर इंपोज करते, रसिया जो है आज से ये नहीं करेगा, हम बोलते हैं हम चाइना के सामान का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हो। इस परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अवसरों की वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि बाजार खुली, सस्ती गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की दुनिया में उपलब्ध है। आज आप देखो, आज ये बोर्ड जो लग रहा है, ये बोर्ड कहाँ का है? ये बोर्ड मेड इन चाइना है। बोर्ड कहाँ का है? चाइना का। आप जिस बोर्ड पर पढ़ रहे हो चाइना का बोर्ड है। तो आजकल आप किसी मॉल में जाओगे, कहीं जाओगे, तो वैश्विक जो है मार्केट ग्लोबल हो गया, और आपके पास संसाधन आ चुके हैं, वस्तु आ चुके हैं। अब दुनिया
दूर नहीं है, वो बात की जाती कर ले दुनिया मुट्ठी में। इस प्रकार की दुनिया जो है एक जैसी होती हुई आपको नजर आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो भैया, आगे चीजों को जानते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्यों के केंद्रीय स्थिति के बजाय अन्य संगठनों के महत्व वृद्धि हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैश्वीकरण के कारण जो राष्ट्र राज्य है, जैसे इंडिया की बात करो, अमेरिका की बात करो, चीन की बात करो, जापान की बात करो, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जो राष्ट्र राज्य है ना, नेशन स्टेट, क्या बोला मैंने? नेशन स्टेट, जो हमारे राष्ट्र राज्य हैं, जो हमारे नेशन स्टेट है, मेरी बात समझो, इनकी जो स्थिति है, इनकी स्थिति कमजोर हो रही है। भाई अब इंडिया है जो कि अन्य संगठनों की महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। कैसे? आप देखो, क्योंकि आप देखेंगे कि आज आपसे कोई कहेगा इंडिया के आपको पाकिस्तान करना है या जाना है या कुछ भी करना है, तो पहले देश की भूमिका थी, सरकार की भूमिका थी, आपको व्यापार करना है, सरकार की भूमिका थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर वॉलमार्ट से आप सामान लेना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से सामान लेना चाहते हो, फ्लिपकार्ट को छोड़ करना चाहता है, तो आज की सरकार की भूमिका नहीं है। सरकार से ज्यादा भूमिका जो है अन्य संसाधनों की हुई है, फेसबुक की हुई है। देखो दुनिया जो है ना, राष्ट्र राज्य का जो इंपॉर्टेंस है, आप इस बात को जानो कि वर्तमान समय में देश की इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इसका मतलब क्यों? देखो आज आपके पास ये फोन है, आप इस फोन को चला रहे, तकनीकी है, और तकनीकी के मामले दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। क्या आपको इस फोन को यूज करते समय, क्या आपको अमेरिका के लोगों से बात करते समय, क्या आपको अपना वीजा बनवा के अमेरिका जाने के समय, क्या देश की भी भूमिका आपको लग रही है कम हो गई है? अब भूमिका किसकी है? फेसबुक की भूमिका, कनेक्ट कैसे होंगे, इंस्टाग्राम की भूमिका है, आप कैसे कनेक्ट होंगे, इंटरनेट की भूमिका है, डिवाइसेस की भूमिका है। तो वर्तमान समय में राष्ट्र राज्यों की भूमिका होगी। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, यूपी में प्रश्न पूछा गया था पेपर में, पीजीटी में, कि वैश्वीकरण के प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव है? उत्तर था उसमें क्या वैश्वीकरण ने आर्थिक समृद्धि बढ़ाती है? वैश्वीकरण तकनीकी का महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा ऑप्शन था क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्यों की भूमिका को बढ़ा दिया है? तो क्या आएगा? कम कर दिया। राष्ट्र राज्यों की भूमिका को क्या कर दिया है? कम कर दिया। ओके कोमल कलावत, राष्ट्र राज्यों की भूमिका को क्या कर दिया? कम कर दिया। बढ़ाया नहीं है। राष्ट्र राज्यों की भूमिका कैसी होगी? कम कर दी गई है। इसमें वस्तु और वित्त सेवाओं का मुक्त आदान प्रदान हो रहा है। नव उदारवादियों ने भूमंडलीकरण का समर्थन किया। अब नव उदारवादी कौन है? जो उदारवाद का नव विचार है, जो नव उदारवादी नियो लिबरलिज्म, उन्होंने कहा उदारवाद बहुत अच्छा है। तो नव उदारवादी ने क्या कहा? क्योंकि अब देखो नव उदारवादी इसका संरक्षण करते हैं, कहते अच्छी चीज है, क्योंकि उदारवादी चाहते लिबरलाइजेशन हो। वहीं मार्क्सवादी इसे बुरा मानते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं ये तो उदारवादियों का इसका में, उदारवादी कौन है? पूंजीवादी है। मार्क्सवादी इसका विरोध करता है, लेकिन वैश्वीकरण को नव उदारवादी अच्छा मानते हैं, और जो लिबरल आदमी से ठीक मानता है। उसके अनुसार इसकी इसमें जटिल अंतर्निर्भरता का विकास हुआ, दुनिया कॉम्प्लेक्स तरीके से अंतर्निर्भर होगी। अब आईआर मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी, आपको याद है? हमने पढ़ा था, दो थ्योरी पढ़ी थी, एक थी बियार्ड्स बॉल मॉडल और एक थी कॉप वेब मॉडल। तो जो मकड़ी का जाल वाला जो मॉडल था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मकड़ी के जाल के मॉडल में विश्व अंतर्निर्भर है, इंटरडिपेंडेंसी है। और इंटरडिपेंडेंसी को कौन कौन मानता है? अगर आप प्रश्न घुमाकर पूछ ले तो वैश्वीकरण वाले इंटरडिपेंडेंसी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी क्यों है? आपस में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण जो है इंटरडिपेंडेंसी की बात करता है। इसीलिए वैश्वीकरण किस मॉडल पर आधारित है? कॉप वेब मॉडल पर आधारित है। और कॉप वेब मॉडल किसका हो गया? यथार्थवादियों का हुआ। बताओ यथार्थवादियों का हुआ, किसका हुआ? यथार्थवादियों का हुआ। यथार्थवादी इसीलिए भूमंडलीकरण को अच्छा नहीं मानते, और यथार्थवादी भूमंडलीकरण का विरोध करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपको बात समझनी है कि भूमंडलीकरण के विरोधी कौन होंगे? यथार्थवादी होंगे, मार्क्सवादी होंगे। अब यथार्थवादी मार्क्सवादी होंगे तो कौन इसका सपोर्ट करेंगे? तो उदारवादी करेंगे। उदारवादी कौन है? जो मानते हैं कि दुनिया कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी में रहती है, यानी विश्व आत्मनिर्भर। बस समझ में ये था पॉइंट। इतना अगर आप समझ गए तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी घुस गई होगी। भूमंडलीकरण सभी के लिए लाभदायक है। जो बच्चों की पहली क्लास ले रहे बेटा, जिनकी पहली क्लास है, बिल्कुल घबराए नहीं, उनसे मैं बात कर लूंगा। संडे मीटिंग नहीं कर पाया हूं, अभी मैं 6:30 बजे मीटिंग कर लूंगा तुम्हारे साथ। 6:30 बजे जून पे मीटिंग प्लान कर दूंगा मैं। 6:30 बजे मीटिंग ले लूंगा आप लोगों की। नई एडमिशन है, जो बच्चे पुराने, घबराने की जरूरत नहीं। संडे में थोड़ा बिजी था, ऑफिस ओपन कर रहा हूं नया, और बहुत बढ़िया ऑफिस बन रहा है इस बार, घबराना नहीं, चक्कर में चीजें। नव उदारवादियों के तर्क आस्तिक उदारवादियों के समान है। और नव उदारवादी यानी नव उदारवादी न्यू लिबरलिज्म वाले, वो क्लासिकल उदारवादियों के समान तर्क है। क्लासिकल क्या कहते हैं? तो उदारवाद का सिंपल मतलब लिबरलिज्म, यानी अर्थव्यवस्था का विस्तार होना चाहिए बिना किसी राष्ट्र और बिना किसी राज्य के दबाव के होना चाहिए, किसी का इसके ऊपर दबाव ना हो। कितने बच्चे देख रहे हैं? ये की आ रही है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य उत्पाद निर्यात में कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पाद निर्यात में विशेषता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और कोई विशेष राज्य अगर कर लेता है तो दूसरे राज्य को प्रदान करता है। तो कहा कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। पिछले एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमंडलीकरण में कौन सा लाभ का सिद्धांत है? दो प्रकार की लाभ की थ्योरी होती है, तुलनात्मक की और जीरो सम नॉन जीरो सम। गेम थ्योरी आप पढ़ोगे यार में। तुलनात्मक लाभ क्या होता है? मान के चलो इंडिया में गेहूं हो रहा है और अमेरिका में चीनी, तो अमेरिका अपनी चीनी दे देगा और इंडिया से गेहूं ले लेगा। तुलनात्मक लाभ, वहां हथियार बन रहे हैं, तुम्हारी कंट्री में कुछ और बन रहा है। तो कोई कंट्री किसी चीज का उत्पाद करता है तो निर्यात में कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन की विशेषता प्राप्त कर लेता है, और उत्पादन निर्यात की विशेषता के साथ बहुत सारी चीजें क्या होती है? ऑटोमेटिकली सेट। ठीक है, क्लियर डन। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भैया। कहां गया वो मोरा? रिकॉर्डिंग के अनुसार मुक्त व्यापार के निम्न शर्तों को क्या आवश्यक है? अब ये जो रिकॉर्डिंग जो है इनके सब पूछे जाते हैं। रिकॉर्डिंग के अनुसार मुक्त व्यापार के लिए निम्न शर्तें आवश्यक होती है। शर्त नंबर 1, विषय वस्तुओं का आदान प्रदान, ये पहली शर्त है। अगर आप मुक्त व्यापार चाहते हैं, हाय गुड इवनिंग, आ जाओ। राज्यों के मध्य उचित प्रतिस्पर्धा ये होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन बिटवीन द स्टेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुक्त व्यापार हो तो मुक्त व्यापार की 3 शर्तें, प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें आदान प्रदान होना चाहिए तभी मुक्त व्यापार होगा। फ्री ट्रेड तब होगा जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में कोई प्रकार की बाउंड्री नहीं होगी, और ये ग्लोबलाइजेशन की पहली शर्त है। राज्यों की मध्य प्रतिस्पर्धा, अगर चाइना कोई सामान सस्ता बेच रही है तो इंडिया सस्ता बेचेगी, कंपटीशन होगा तभी जाके चीजें बनेगी, तभी व्यापार अच्छा होगा। एकाधिकार प्रवृत्तियों का अभाव होना चाहिए, किसी भी कंट्री किसी भी चीज को लेकर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्या है, आप आगे स्कूल से चलो हाय बोल दो सबको, हेलो कर दो।
इसको इनको लो कर दो, थोड़ा स्ट्रेस कम कर दो। गैलो गैलो कर दो, स्ट्रेस स्ट्रेस में आगे लड़के हेलो कर जल्दी। ऐसा पढ़ाने की बहुत पत्थर हो आप। क्या क्या चाहिए आपको? अंडा क्या? अच्छा चलो अब जाओ, हाइक कर दो, बाइक कर दो, जाओ निकलो। चलो चलो जाओ, जाओ जाओ आ जाओ, आ जाओ, जाओ हटो। चलो ऑफिस लेके चलेंगे, चलो चलो ऑफिस लेके चलेंगे। अभी ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ। जाओ जाओ बाकी जाओ, बाकी जाओ, ले जाओ ले जाओ। मैं देख दूर कर दे दूंगा। सॉरी हमारे पेन चुरा लिया था यहाँ से। ये भी अच्छी प्रवृत्ति है ना बच्चे की, ये भी अच्छी प्रवृत्ति, ठीक है। चलो नहीं हो गया, एक अधिकार दिखाओ। सीधी सी बात है, जब फेयर आप ट्रेड कराओगे तो एक अधिकार तो क्यों समाप्त होगी? एक अधिकार बेसिकली तो गलत चीज है, एक अधिकार तो खत्म होगा ना, एक अधिकार मोनोपोली तो खत्म ही होगी। तो कभी भी फेयर ट्रेड में मोनोपोली कभी रहती नहीं है। 80 के दशक के अमेरिका यूरोप पर नवउदारवादी नीतियों का प्रभावी प्रयोग किया गया था। जो 80 का दशक था, जो 80 का दशक था, 80 के दशक में अमेरिका, यूरोप, इन सब में नवउदारवादी चीजों का प्रयोग किया गया था बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मुक्त व्यापार पर बल दिया गया था। 1950 में सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण की नीति का स्वीकार कर लिया। आर्थिक उदारीकरण क्या होता है? ग्लोबल लिबरलाइजेशन, इस नीति को स्वीकार कर लिया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आर्थिक उदारीकरण के दौरान तीव्र आर्थिक विकास किया। आर्थिक उदारीकरण क्या होता है? आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार कर लिया। आर्थिक उदारीकरण बेसिकली होता है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, यानी देखो अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण था इसको बोलते हैं आर्थिक उदारीकरण। ये क्या होता है जनरली आप देखोगे 1985 के बाद, क्योंकि सोवियत संघ पहले इसको स्वीकार नहीं करता था। पहले दुनिया में दो धड़े थे, एक रहा था अमेरिका का और एक रहा था आपका सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ की पहली प्रवृत्ति थी समाजवाद के ऊपर, लेकिन समाजवाद मॉडल चल नहीं पाया, तो समाजवाद धीरे धीरे खत्म हो गया। और सोवियत संघ ने भी देखो 1985 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपना लिया, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद भी सोवियत संघ बच नहीं पाया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, तो सोवियत संघ ने फिर पूरा उसके बाद आप देखेंगे तो आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। हमारा ऑफिस जल्दी ओपन हो जाएगा, 8 दिन में ओपन हो जाएगा, बड़ा अच्छा ऑफिस। आप सबको ऑफिस में बुला के पार्टी दूंगा। पेपर जब देने आओगे उस समय सब ऑफिस में आना, बैठना, मेरे साथ बातचीत करना, फिर जाना, ठीक है। सभी को बुलाऊंगा ऑफिस में, ओके ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आर्थिक उदारीकरण के द्वारा तीव्र आर्थिक विकास किया। जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे ना, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे, उन देशों ने आर्थिक उदारीकरण तीव्र विकास किया, अच्छा विकास किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में मुक्त व्यापार, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि 1991 में सोवियत संघ टूट गया, इसके बाद मुक्त व्यापार। देखो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑफिस नोएडा में ओपन हुआ है, फ्री ट्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्री ट्रेड भूमंडलीकरण का एक मजबूत बिंदु है, और फ्री ट्रेड भूमंडलीकरण का ज्यादा प्रभाव तब पड़ा जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया। और जैसे सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ के टूटने के बाद भूमंडलीकरण ज्यादा प्रसार हुआ। प्रश्न से पूछता है कि भूमंडलीकरण के प्रसार में सर्वाधिक वृद्धि कब से देखने को मिली? देखो भूमंडलीकरण जो कांसेप्ट है वो कांसेप्ट कहां का है? कांसेप्ट है यूरोपियन कंट्रीज का, वहीं का उदारवाद कांसेप्ट है। आर्थिक उदारीकरण वही लेकर आए, अमेरिका की पूंजीवादी नीति आई, मार्क्सवाद इनका विरोध किया, मार्क्सवाद ने विरोध किया, मार्क्सवाद के विरोध के बाद जब तो समाजवाद का विस्तार हुआ। और समाजवाद के विस्तार में उसी पीरियड में आप देखोगे 1945 से लेकर 1991 के बीच में समाजवाद और पूंजीवाद लड़ाई चल रही, लेकिन आर्थिक उदारीकरण बढ़ता चला गया और बढ़ते आर्थिक उदारीकरण ने समाजवाद को अपने अंदर लपेट लिया। तो समाजवाद को अपने अंदर लपेट लिया तो फिर आप देखोगे नई चीज आपको देखने को मिलेगी। और नई चीज क्या है? उसी के कारण आप देखेंगे 1991 में सोवियत संघ टूट गया, और जैसे सोवियत संघ टूटा सभी देशों का विश्वास खत्म हो गया और विश्व में मुक्त व्यापार की प्रवृत्ति जो है ये आपको देखने को मिली। तो मुक्त व्यापार की वजह से जो भूमंडलीकरण की स्थापना हुई। ऑफिस बनाना इसलिए जरूरी था कॉमन इलाहाबाद और सिटी विद्यार्थियों। ऑफिस कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब यहाँ तुम्हारा ग्रुप पढ़ाता है अलग ऑफिस है, लेकिन वो ऑफिस कोई नॉर्मल नहीं है। ऑफिस में करीब 50 लाख रुपया खर्चा है और काफी अच्छी नई स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं कंपनी में, जिसमें मुखर्जी नगर के मेरे जो जितने सीनियर गुरु थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया ये चीज़ के लिए, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें। और मेरा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हुआ है इस बार दोबारा से। सेकंड कहता है यहाँ घर पे या इधर उधर ना स्टाफ नहीं मिलता, ना टैबलेट्स मिलते, ना कुछ मिलता, अब बुक्स भी बनेंगी, बहुत सारी चीजें बनेंगी। मेरा जो सपना है ना चीजों को जिस तरीके से करने का, 20 टीचर्स में पढ़ाएंगे, तो बहुत दिन से 1 महीने से मैं डिस्टर्ब था उसको लेकर, पैसे का इंतजाम करना, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, मतलब 5-7 करोड़ रुपए तो शुरुआत में लग रहा है। जब उसके वीडियोस देखोगे ऑफिस के तो आपको एहसास होगा कि अत्यधिक खर्च हुआ है, आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपको क्वालिटी दिखेगी। आइए समझ स्टार्ट होगा, आइए यूपीपीसीएस, ठीक है। चलो अब शुरू करें। भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला, संदेहवादी दृष्टिकोण, ठीक है। संदेहवादी दृष्टिकोण के अनुसार भूमंडलीकरण के नाम पर पूंजीवाद की नैतिकता भी, इसका मतलब क्या है? संदेहवादी दृष्टिकोण के अनुसार भूमंडलीकरण के नाम पर पूंजीवाद को नैतिकता मिली। देखो तो कहते हैं कि जो भूमंडलीकरण है ना, इस भूमंडलीकरण के नाम पर पूंजीवाद को नैतिकता दी गई है। यानी कि जो भूमंडलीकरण है, इस भूमंडलीकरण ने क्या किया? पूंजीवाद को नैतिकता। भूमंडलीकरण क्या कहता है? विश्व की बात करता है, कहता है विश्व कैसा? विश्व में कोई बाउंड्री ना हो, सीमा प्रसार हो, विश्व में कोई ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो। अब ऐसा विश्व ना हो तो कहा कि भूमंडलीकरण ने क्या किया? पूंजीवाद को मान्यता दी, पूंजीवाद को मान्यता की बात करी, पूंजीवाद ने क्या की? मान्यता प्रदान करी। ओके तो पकड़ो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसने क्या किया कि भूमंडलीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने क्या किया कि पूंजीवाद को नहीं बदलता दी। भाई पहले पूंजीवाद को लोग बुरा मानते थे, लोग कहते थे पूंजीवाद, यही तो पॉइंट अब समझो ना। इसी बात को तो मार्क्सवादी कहते हैं। भाई मार्क्सवाद से कहा कि मार्क्सवादी पूंजीवाद तो खराब है, तो ग्लोबलाइजेशन तो बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया है। उन्होंने कहा नहीं, मार्क्सवादी कहते नहीं भैया, भूमंडलीकरण तो पूंजीवादियों ने अपने आप को ढकने का चेहरे पे नकाब पहन लिया।
नकाब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूंजीवाद विकसित राष्ट्र राज्यों की सीमाओं में ही संचालित हो रहा है। मूल्यीकरण एक क्रांतिकारी आर्थिक या तकनीकी शक्ति नहीं बल्कि एक वैचारिक शक्ति है। शक्ति कैसी? वैचारिक, यानी थॉट है और लोगों को इसे पागल बनाया जा रहा है। तो ये मार्क्सवादी कहते हैं, जो संदेहवादी दृष्टिकोण है, जो मूल्यीकरण की बुराई करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में बात करी जा रही है। नवउदारवादी मूल्यीकरण की नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के लिए संचालित है। अब नवउदारवादी जो न्यू लिबरलिज्म है, उनकी मूल्यीकरण नीतियां हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के लिए संचालित है। आप किसी मतलब इनको ये आरोप लगता है इनके ऊपर, जो नवउदारवादियों की मूल्यीकरण की नीतियां हैं, ये समाजवादी कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं, इसे एमएनसी फायदा मिल रहा है। आप देखो एमएनसी कौन भाई, आज आप चाइना का सामान इंडिया में आ रहा है, या आप देखो अदानी अंबानी, ये सब फायदा मिल रहा है, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बनाया गया एक जाल है, मूल्यीकरण अच्छी चीज नहीं है। राज्य के कल्याणकारी कार्य समाप्त हो रहे हैं, राज्य कुछ कर नहीं रहा, राज्य अपना सामान बेच रहा है, राज्य रेलवे खरीद लो, और रेलवे किसने ले ली? जापानी कंपनी ले ली। राज्य क्या कह रहा है? अच्छा एक काम करो, हॉस्पिटल खरीद लो, तो राज्य अपना काम समाप्त कर रहा है, और राज्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े लेवल में लेके आ रहा है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही है पूरे विश्व में अपना कब्जा स्थापित कर रही है। पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विषमता की वृद्धि हो रही है। मूल्यीकरण का दोष है। इससे क्या हो रहा है? सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है? एक कंट्री अपना सामान बेच पा रहा है, दूसरा नहीं बेच पा रहा है, पूरी दुनिया में लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो सामाजिक आर्थिक विषमता की वृद्धि हो रही है। विकासशील देश पराजित हो रहे हैं, विकसित देश और आगे जा चुके हैं। अब अमेरिका का सामान इंडिया में बिकता है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, आप में से जितने विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं, किसी के पास मेड इन इंडिया फोन है? कोई भारतीय कंपनी का फोन है आपके पास? है? नहीं है ना। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास OnePlus का फोन है, मेड इन चाइना है। मेरे घर में फोन है OnePlus, एप्पल का, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना है। आपके पास भी ऐसा फोन है जो मेड इन इंडिया हो? नहीं है। तो ये विकासशील देश है, उनकी लंका लग रही है। अब देखो जैकेट मैंने पहनी है, मैं अगर एक तरह से बताऊं आपको, जैकेट मैंने पहनी है, जैकेट डीकैथलॉन से ली है। डीकैथलॉन मतलब फॉरेन ब्रांड है, हमारी धनी जैकेट फॉरेन ब्रांड है। इसके नीचे जो टी-शर्ट है ये फॉरेन ब्रांड की टी-शर्ट है। इंडिया का क्या? कुछ भी नहीं। तो विकासशील देश जो है उनकी खत्म हो रहा मामला। तो विकसित देश अपना सामान बेचने के लिए वो मूल्यीकरण के माध्यम से घुस जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं। ये क्या मूल्यीकरण की बुराई है? समझ में आता है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है। वो मूल्यीकरण युग में विरोधाभासी प्रवृत्ति विद्यमान है, जिसे उत्पादन परिशोधन के लिए होता है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि आप देखोगे जो विकसित देश है उनकी तकनीक है, और तकनीक जो सामान सस्ता है, और वो अपने सामान को दुनिया में ले जाके डंप कर देते हैं, और उन्हीं का सामान बिकता है। तेरे पास कौन सा फोन है? कॉमन मेड इन इंडिया फोन, इंडिया कंपनी फोन बनाती है क्या? मुझे लगता है 1980 के दशक में मूल्यीकरण की नीतियों के कारण अफ्रीकी महाद्वीप में जीवन स्तर में गिरावट आई, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था हो गई, क्योंकि वहां सामान ही नहीं है, वो लोग विदेश का सामान खरीदने लगे। 40% लोग गरीबी लाइन के नीचे जीवन यापन करते हैं। मेरे जेब था चाहता है सर, मतलब है मेरे इंडिया फोन कौन सी कंपनी का? तो इंडिया कंपनी है, टाटा है बस। माइक्रोमैक्स वगैरह थी, बेचारी बंद होगी। अब तो कोई नहीं। रेडमी इंडिया कंपनी है, रेडमी इंडिया की नहीं, चाइना की कंपनी है बेटा। अब समझ नहीं पाई? तो देखो ये तो विचार है। क्या हो रहा है मिशिगन में? उस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोल दी। तो आप इसे क्या कहेंगे भाई? यहाँ तो क्या वर्करों को नौकरी मिल रही है, लेकिन इसकी रियल पैदा तो इंडिया रही है ना। लावा ये सब इंडियन कंपनी थोड़ी ना बेटा, ये सब चाइनीज कंपनी है। रेडमी, ये तो मेरे फोन में मेरे इंडिया लिखा है, इंडियन थोड़ी ना मेरा फोन। रेडमी, रियलमी, ओप्पो, OnePlus, वीवो, सब इनका जो मालिक है वो कहाँ के? चाइना की। पैसा चाइना जा रहा है। अब तुम सोचो कि मैं फैक्ट्री खोल लूँ, कहाँ जाके? अफ्रीका में। अफ्रीका की फैक्ट्री होगी, मेरी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री तो मेरी होगी। अफ्रीका के लोग उस पर काम कर रहे होंगे बस। और उस काम को करने के बाद हमारे देश में हो क्या रहा है? एप्पल हमारी कंट्री में फोन बना रहा है, और हमारी कंट्री के लोग काम करते हैं बेचारे फैक्ट्रीज में, एप्पल का फोन खरीदते हैं, उसकी EMI भरते हैं, और मोटी कमाई एप्पल ले जाते हैं। तो ये सब नहीं, ये सब तो है मूल्यीकरण का दोष। मेरे यही चाहता है सर, मोदी जी यही चाहते हैं सर। मोदी जी एक्चुअली यही चाहते हैं कि हो क्या रहा है? स्टार्टअप इंडिया चलाना पड़ेगा इसके लिए, स्टार्टअप इंडिया। मोदी जी ये नहीं चाहते। अब आपको मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, बिकॉज़ सरकार की तज्जुब लाने के लिए बहुत कुछ है। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी ऐसा चाहते तो मोदी चाहते तो हैं बेटा, मेड इन इंडिया से क्या होगा? तुम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हो, कंपनी से कह रहे हो कि नहीं तुम अपना सामान इंडिया में बनाओ, उन्होंने अपना सामान इंडिया में बनाया, तो ये मेड इन इंडिया हो गया। एक्चुअली मेड इन इंडिया का फ्लॉप स्टेटमेंट है। जैसे क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टार्टअप अब चाहिए इंडिया में। अगर मैं मुझे कोई बोले आज, तो मैं अपने विद्यार्थी को बोलूं कि बेटा तू एक काम करिए, चीनी के कप बनाने की दुकान खोल, चीनी मिट्टी के कप, तो तुम्हें सरकार 100 रुपए का लोन नहीं देगी। 100 रुपए का सरकार तुम्हें लोन नहीं देगी, याद रखना इस बात को। तुम लेके देख लो जब सरकार फंड ही नहीं दे रही है। अगर मैं मोबाइल फोन की फैक्ट्री खोलूं, सरकार मुझे पैसा देगी नहीं देगी, बैंक में लोन देगी नहीं देगी। मैं जूते बनाने की फैक्ट्री खोलूं, सरकार मुझे पैसा देगी नहीं, लोन देगी नहीं देगी, तो मैं कहां से खोलूंगा? आप गलत समझ रहे हो। आप अपने बारे में सोचो। तो जब तक विद्यार्थियों के पास स्टार्टअप फंड नहीं आएगा, हाउ दे विल स्टार्ट स्टार्टअप्स। एंड एक बात आपको बता दूं मैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश में सामाजिक स्टार्टअप खोले जाते हैं, लेकिन स्टार्टअप लोग किससे खोलते हैं? घर के पैसे से खोलते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा, और कभी इन चीजों पे बात भी करूंगा। मेरी ऑफिस बन गई, तो ऑफिस में तो वीआईपी तरीके से बातचीत किया करूंगा, उसमें मैं आपके साथ स्टूडियो में लाइव आया करूंगा, काउच बॉक्स लगा के मस्त बैठेंगे। सुनो क्या है कि एक लड़की थी बिहार की, हमसे पढ़ रही थी। इतना स्टार्टअप हमारे इंडिया में वो है। उसने कहा कि सर मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए जमा किए थे, उसमें डाले 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में, लेकिन मुझे लगा कि 5 लाख रुपए क्या ब्याज मिलेगा, और पिताजी मेरे गरीब हैं, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाके वो नहीं करके आई 5 लाख रुपए का। मैंने 5 लाख रुपए पुलिस में लगा दिए। मैं क्या किया? मैंने एक चाय की दुकान खोली, चाय की दुकान मतलब एक रेस्टोरेंट खोला। फिर क्या हुआ? चल नहीं पाया। बेचारी के बाद 3 लाख रुपए बचे, 2 लाख रुपए बचे, 2 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, गाड़ी किसी किराए पे दी, गाड़ी ठुक गई, मतलब पूरा पैसा 5 लाख रुपए बर्बाद हो गया। लेकिन देखो कितनी बड़ी हिम्मत है। तो इंडिया में लोग स्टार्टअप सवाल करते हैं, लेकिन स्टार्टअप मां बाप के पैसे से करते हैं। जब तक हमारे देश में स्टार्टअप करने का प्रयास, जब तक हमारे देश में यूथ को स्टार्टअप करने के लिए सरकार फंडिंग नहीं करेगी, मेड इन इंडिया ये सब चीजें बेकार है, किसी काम की चीज नहीं है। और ये सब वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली चीज है। इसमें आप कह सकते हैं कि मैं उसे आपको बता रहा हूं, ये सब फालतू की चीज है। आज आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगे, 2 रुपए सरकार आपको लोन नहीं देगी कि तू बेटा एक चीनी की दुकान भी खोल ले अपने यहाँ। 2 रुपए सरकार आपको लोन नहीं देगी। समझ बात को। इसलिए हमारे देश में क्या हो रहा है? लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है? मेड इन इंडिया से क्या मिल रहा है? कि चाइना की वीवो और ओप्पो कंपनी में जाके आप नौकरी कर रहे हो, इसमें मेड इन इंडिया मिल रही है। सब वैश्वीकरण की, ये तो कहते हैं, ये तो कहते हैं मार्क्सवादी, ये तो कहते हैं समाजवादी। ये सब कोई तो जरूर चीजें हैं। इसके सरकार को पैसा मिल गया, सरकार क्या करेगी? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब बेकार कीजिए। लेकिन सरकार के फायदा भी है, क्योंकि मेड इन इंडिया सरकार नहीं चलाती है, चाइना की कंपनी में इंडिया अब बेनिफिट हो गया कि सामान चाइना से बनकर इंडिया नहीं बिक रहा है, इंडिया में ही चाइना का सामान बन रहा है, इंडिया में बिक रहा है, और प्रॉफिट वो लोग ले जा रहे हैं। थोड़ा सा बेनिफिट हुआ कि हमारे लोगों को नौकरियां मिल गई, तो सरकार का प्रेशर डाउन हुआ, लेकिन नौकरी कैसी मिली? आप कर्मचारी बन गए भाई साहब, कर्मचारी। स्टार्टअप इंडिया जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा हमारे देश में, तब तक मेड इन इंडिया का कोई मकसद नहीं है। तो मोदी जी को स्टार्टअप इंडिया पे जो फोकस है वो बेटर। स्टार्टअप इंडिया का फोकस मुझे समझ में आया। मैंने अपनी कंपनी में 1 रुपए का फंड मुझे आज तक नहीं मिला, मैं को पढ़ा लिखा हूं, मुझे 1 रुपया सरकार जाती नहीं मिलता, बैंक में लोन ले जाता हूं, बैंक के 5 लाख 10 लाख दे देंगे। मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है ये प्रोग्राम नौकरी लगाओ, आगे देखो।
रियलिटी से बेस की बात कर रहे हैं मैडम। ये लोग जी तुमने एक गाना सुना? मुझे बताओ। मुझे तो पहले गाना बताना आया कि हम इंडिया में भेजी थी मेरे पर। इनको अर्जेंट तो पहले ठीक है, तो 1920 में जैसे कि अल्फा खत्म हैं? नौकर परमानेंट नहीं मिलते। हाँ ये घर में लगाते झाड़ू भूल गया। कुछ दिनों में मम्मी भूल जाएगा तू। अच्छा उड़े वाली इधर घर में कूड़े वाली लगती है। अबे भैया मैं तो फंस गया। अबे मैं मुंह कह रहा हूँ कागज पन्नी वाली क्या? लगा दिया। 1980 90 के दशक में घुमंडलीकरण की नीतियों के कारण अफ्रीकी मानव जीवन स्तर में गिरावट आई। आप आज ठीक है, काम चलो पे नहीं मैंने आपको समझा दिया। संदेहभाई दृष्टिकोण के अनुसार घुमंडलीकरण की विशेषता है। से ये ना है तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा, पूरी जगह बिछाना पड़ेगा, रुमाल पे रखना पड़ेगा। संदेहभाई दृष्टिकोण के अनुसार घुमंडलीकरण की विशेषता है। मैंने दर्द हो जाना। घुमंडलीकरण की क्या क्या विशेषता है इनको एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो अब इसकी विशेषता क्या क्या है। मार्क्सवादी विचारक रॉबर्ट कॉक्स ने घुमंडलीकरण की विशेषताओं को उल्लेख किया। घुमंडलीकरण की प्रकृति सोपानिक मतलब दिखावटी। सिर्फ दिखावटी है, कुछ दिखाई देता है, कुछ है नहीं, अंदर से सब खोखला मामला है। घुमंडलीकरण के द्वारा अंतर्निर्भरता की बजाय निर्भरता में वृद्धि हो रही है, यानी आदमी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना, डिपेंडेंट होना। ये मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कोरोना में देखा रिपन कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का। देखा आपने घुमंडलीकरण के द्वारा अंतर्निर्भरता की बजाय निर्भरता वृद्धि। निर्भरता का मतलब ये लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, बेटा डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंटरडिपेंडेंसी सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं बढ़ रही। लोग घुमंडलीकरण की बजाय अब निर्भरता में वृद्धि। ये आपको जो मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी इंडिया में जो काम कर रही है, आप नौकर बन रहे हो। आर्थिक शक्तियों के लिए चुनौतियां औद्योगिक देशों में हो रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन देशों में इन्हीं को बेनिफिट मिला है, विकासवादी देशों में कुछ नहीं हो रहा, विकासशील देश एकदम बेकार है। घुमंडलीकरण की तीसरी दुनिया के देशों की हानि हो रही है। जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है उनको इससे हानि हो रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति द्वारा विश्व में वैचारिक सहमति उत्पन्न हो रही है। घुमंडलीकरण सभी के लिए लाभप्रद है और अमेरिका क्यों कह रही है क्योंकि अमेरिका को इससे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की संख्या वृद्धि हो रही है, रीजनल इकोनॉमिकल सेक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्षेत्रीय संगठन में विश्व का अधिकांश व्यापार संपन्न हो रहा है। जैसे रीजनल, जैसे सार्क की बात करो आप, यूनिस्टेक की बात करो आप, छोटे-छोटे संगठन बनते जा रहे हैं जिनसे व्यापार में वृद्धि हो रही है। अतः विकासशील देश को हानि की स्थिति है। इसका घुमंडलीकरण का पूरा फायदा विकसित देशों को मिल रहा है। ऐसा साफ तौर पे कौन कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं। ऐसा साफ तौर पे कौन कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। इनका साफ और सीधा इस मामले में विचार है। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण क्या है? देखो अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा है संदेहवादी दृष्टिकोण, जो कि घुमंडलीकरण को बुराई के रूप में देखता है, संदेह दृष्टि देखता है। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि घुमंडलीकरण के ऊपर परिवर्तनवादियों के दृष्टिकोण क्या है। ये लेटेस्ट है। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण घुमंडलीकरण का मूल्यांकन संतुलित और सामंजस्य रूप से किया है। ये कहता है घुमंडलीकरण ठीक ठाक है, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रूप से मानता है। घुमंडलीकरण के द्वारा विश्व में वस्तु, सेवा तथा वित्त के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। घुमंडलीकरण के अनुसार विश्व में वस्तु, सेवा तथा वित्त के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है कि इनका वस्तु, सेवा और विश्व का आदान प्रदान कैसे बढ़ेगा। घुमंडलीकरण का लाभ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ। जो ग्लोबलाइजेशन है, इस ग्लोबलाइजेशन का जो लाभ है ये सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ। घुमंडलीकरण के द्वारा व्यापार आवागमन तथा संपन्नता में वृद्धि हुई है। जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है इसके कारण जो है व्यापार में, आवागमन में तथा संपन्नता में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसने जो है वृद्धि करी इन सारी चीजों में, ये सबको पता है। इस बार वृद्धि घुमंडलीकरण लाभ राज्य स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जो विकसित देश है उन्हें ज्यादा लाभ मिला है और जो विकासशील देशों ने कम लाभ मिला है। व्यापार में, आवागमन में, संपन्नता में वृद्धि हुई है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि हुई है, संपन्नता आपकी बढ़ गई, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, मोबाइल फोन खरीद पा रहे, कुछ भी आप कर पा रहे, इन सारी चीजों में वृद्धि हुई है। पूंजीवादी राष्ट्रों का प्रभुत्व भी कायम है और जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है। जगदीश नेटवर्क की लाल भगवती ने अपनी पुस्तक इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कहा है कि मुक्त व्यापार के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास होता है, यानी फ्री अगर ट्रेड होगा तो डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक्स का। जैसे आज आप देखो मेरे कई सारे फ्रेंड एग्जिम इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अपने सामान विदेश भेजते हैं, विदेश का सामान इंडिया में लाते हैं, तो विदेश का इंडिया भेजते हैं, विदेश का इंडिया से लाते हैं, तो क्या वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है। घुमंडलीकरण के द्वारा लोगों का विकास का एक अवसर प्राप्त हुआ है। घुमंडलीकरण की प्रक्रिया से जिन लोगों में हानि पहुंची है उनकी सहायता करता राज्य का दायित्व है। ठीक है, अब हानि किसको पहुंची है? हानि विकासशील देशों को पहुंची है। तो विकासशील देशों का जो सहायता करना विकसित देशों का दायित्व है। तो घुमंडलीकरण के बारे में विचार है जो आपको समझ में आ रहे होंगे। राज्य ऐसे लोगों की सहायता करता है जो घुमंडलीकरण का एक वरदान सिद्ध हो गया। ठीक है, अमर सेन के अनुसार घुमंडलीकरण को पूर्णतः पाश्चात्य सभ्यता के रूप में चित्रित करना सत्य नहीं है। ये ऐसा नहीं सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के लिए है। इनके अनुसार बाजार द्वारा प्रदान किए गए अवसर से आर्थिक समृद्धि संपन्नता वृद्धि हो रही है, परंतु बाजार स्वीकार नहीं करता। अमर सेन का साफ-साफ कहना है कि देखो आर्थिक संपन्नता घुमंडलीकरण से बढ़ती है, विकसित देशों को नहीं विकासशील देशों को इसका फायदा हुआ है। आप एक बात बताओ, आज इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, हमारे देश क्या कर रहे हैं? अभी जाके नेपाल में सामान बेच रहे हैं, हम भी कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, हमारे यहाँ की कोरिया की पोल्ट्री विदेश में जा रही है। तो अमर सेन कहते हैं देखो बाजार खुद कार्य नहीं करता, तुम जाके बैठे रहोगे कहोगे ओ आओ का सामान खरीद लो, आपको कार्य करना पड़ता है। तो घुमंडलीकरण से बेनिफिट तो मिला है। भाई आज आप देखो कि आईआईटी के लोग हैं अपनी बिजनेस कर रहे हैं और अपनी चीजों को विदेश तक भेज रहे हैं, तो घुमंडलीकरण कितना स्टेप लिया। ठीक है, यह कार्यकरण अनेक परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जिससे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्य प्रमुख हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। विकसित और विकासशील देशों का दृष्टिकोण, विकसित और विकासशील देशों का दृष्टिकोण, इसको एक बार समझेंगे हम। बोल्टन मेलोनी की रचना 2005 में विश्व आर्थिक प्रणाली की विकसित और विकासशील देशों का क्या दृष्टिकोण है घुमंडलीकरण के ऊपर, दोनों क्या-क्या समझते हैं इसके बारे में बात करते हैं। समझ आ रही चीज नहीं आ रही भाई? समझ आ रही है क्या? तो चीज समझ आ रही है विकसित विकासशील देशों का क्या दृष्टिकोण है घुमंडलीकरण के बारे में? क्या बोलती मुझे भूल गई मैं। तू मेरा फोन को हाथ में लगा दियो। इसको विकसित विकासशील देशों का दृष्टिकोण घुमंडलीकरण के बारे में अभी क्लास में इंटर कर दूं मैं, ब्रेक क्लास ले लेते हैं, चेक टाइम क्या हो रहा है? 8 बजे, तो 8 बजे लेके खत्म करते हैं टॉपिक को। विकसित विकासशील देशों का दृष्टिकोण क्या घुमंडलीकरण के बारे में, ठीक है ना? अभी खत्म करो, मतलब मेरा समय है, फ्री हूं आज, कोई काम नहीं मेरे पास।
7 बजे 7 बजे क्लास टाइम 7 बजे एक घंटे बाद मैं करते वाले क्या बाजी मैंने एक घंटे बाद कर लिए वापस नहीं आगे तो क्या बाजी मैंने जब मैं बात तो जो अच्छा इंट्रोवर्ट की तो मुझे बढ़िया किताब ले आपको ये देखा समझ में आएगी अच्छा नाटक करा तू और तुमने खुद ही ले ले। नहीं किया था ना मेरे पास रखी है इंट्रोवर्ट पढ़नी तो मुझसे ले लेता लेने का समझ में आ जाए तो ठीक है और कोई चीज अच्छा नाटक कर 7 बजे वेरी गुड अभी कर दो 50 के अभी कर दो अभी कर दिया ओके चलो फिर 7 की दूसरी क्लास में पहले के लिए क्लास चलेगी खत्म होगा चलो देखो अगर विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण के बारे में बात करें कि विकसित देश देखो सिंपल सी बात समझो जो विकसित देश हैं वो कहते हैं भूमंडलीकरण अच्छा है जो विकासशील देश हैं वो कहते हैं भूमंडलीकरण खराब है बहुत सिंपल सी बात है दोनों में डिफरेंस वर्ल्ड ने की रचना डीओएसन और पांचवें विश्व की प्रणाली में कितनी करके विस्तार था पहले मैंने समझ किया तो वर्ल्ड जो वर्ल्ड मिलो है वर्ल्ड कहता है कि डीओएसन ये काफी फेमस स्टेटमेंट है पूछा था एग्जाम में सब लोगों ने बात करी ग्लोबलाइजेशन की ये कहता है डीओएसन यानी नहीं सही नहीं है वाओ ठीक है ये सही नहीं है आप डीग्लोबलाइजेशन करो यानी ग्लोबलाइज मत करो डी मतलब चीजों क्या करो समेटो ऐसे ये बात करते हैं ये किताब काफी फेमस है डीग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड मिलो की बुक है कई बार आपके एग्जाम में पूछा था क्योंकि सबने पढ़ा है वैश्वीकरण तो ये कहता है अवैश्वीकरण 2005 की बुक है इसने ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया है अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है स्थानीयता ठीक है 2005 में इसने बोला कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड ग्लोबलाइजेशन इज गुड विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को नष्ट करने की आवश्यकता है कि डब्ल्यूटीओ खत्म करो और देखो डब्ल्यूटीओ को समर्थन करेगा विकसित देश तो जो लोग डब्ल्यूटीओ जो लोग विकासशील देश जो कंट्री है वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन खराब है तो वो क्या करेंगे संस्था खत्म करेंगे विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी बुराई बहुत अच्छी विस्तारित संस्था होगी जिसके विकास सामाजिक न्याय समानता पर्यावरण को खतरा है कहते हैं जो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ इससे हर चीज को नुकसान है इसका वर्तमान समय में कोई वैल्यू नहीं बिल्कुल बेकार की संस्था बन गई है ऐसा लोगों ने कहा खत्म करो देखो आपने एक मेजर बात पकड़ लो कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को खत्म करने की बात करें खत्म करो संस्थाओं को जो कहे कि ग्लोबलाइजेशन बेकार है वो सब समाजवादी या मार्क्सवादी विचार के और जो कहे कि संस्थाओं की स्थापना करो भूमंडलीकरण की स्थापना करो वो सब उदारवादी विचार के विश्व व्यापार संगठन अमेरिका का पूर्ण आधिपत्य है ये लोगों ने कहा भाई आप देखो डब्ल्यूटीओ पे क्या है डब्ल्यूटीओ में 65% जो उसका है वो अमेरिका करता है और अमेरिका कैसा देश है पूंजीवादी देश है अमेरिका की तो संचालित होती है ये अभिप्राय यानी कि प्रत्येक राज्य विश्व व्यवस्था में स्वयं को पूर्ण अलग कर ले बल्कि इन्होंने स्थानीय बाजार के उत्पादन को बढ़ावा दिया इसी का नाम है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल दुनिया में लोकल चीजों को ज्यादा बढ़ाओ इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन विदेशी वित्तीय संसाधन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर निर्भर होने की बजाय राष्ट्र को विकास के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए मोदी जी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अब जो कांग्रेस की सरकार थी क्या कहती थी एफडीआई लाओ एफडीआई आपको विदेशी संसाधन इन पर निर्भर होने की जगह आपको राष्ट्र के विकास के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए यू मस्ट बी स्टार्टेड योर ओन रिसोर्स आपको अपने संसाधनों की बात करनी चाहिए आपको अपने संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए आपके संसाधन आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ठीक है क्योंकि आपको अपने संसाधनों पर निर्भर होना बेहद जरूरी है विकासशील देश का भूमंडलीकरण अगर इसके बारे में बात करें देखो वाशिंगटन सम्मेलन में उदारीकरण को प्रभावी बनाने का प्रबल दिया गया फिर विकासशील देशों के बारे में देखो वाशिंगटन सम्मेलन में उदारीकरण को प्रभावी बनाने का प्रबल किया गया यानी कि उदारीकरण जो लिबरलाइजेशन है इसको आगे बढ़ावा दो वाशिंगटन सहमति के नाम से जाना जाता है कहते हैं वाशिंगटन सहमति विकासशील देशों के लिए भूमंडलीकरण में जुड़ना कठिन नहीं है परंतु उसे भूमंडलीकरण को स्वीकार करना कठिन है जिससे विकसित देश अपने हितों की पूर्ति के लिए विकासशील देशों पर थोपने का प्रयास करें आप सभी को अच्छे प्रकार से पता है कि भूमंडलीकरण में क्या होता है विकसित देश कहते हैं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दो और विकासशील देश के ऊपर थोप देते हैं इस चीज को आप क्या करो अपने बाजार को मालिक खोल दो एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके घर में सामान बेचूंगा आप मुझसे को मैं आपके यहाँ बेचेंगे ठीक है आपके पास तो सामान है नहीं तो मेरे पास सामान है तो फायदा किसको होगा मुझे होगा ना भाई विकासशील देशों से विकसित देश कहते हैं कि आप भूमंडलीकरण को खोल दो फायदा किसको होगा फायदा उनको होगा विकसित है पूरे पूरे अब आगे देखो आगे सुनो मुक्त आदान प्रदान पर निम्नलिखित अनेक प्रतिबंध आरोपित हैं अब आगे देखो वस्तु सेवाओं की आदान प्रदान अभी अनेक प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं ठीक है प्रतिबंध कौन लगाता है विकसित देश लगाते हैं अभी आप देखो तो विकसित देश कहते हैं कि आप ये नहीं बेच सकते ये नहीं बेच सकते आपके आइटम खराब है इंडिया का आम उसने बताया खराब है आपका आम खराब है आपका जामुन खराब है आपके सामान खराब है आपके सामान गलत है आपके सामान खराब है आपके सामान गलत और आपके सामान कैसे खराब है आपके सामान को खराब कर दिया गया कि आपके सामान गलत है आपके सामान बेकार है विकासशील देशों में विकसित देशों में पहुंचने से प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया विकासशील देशों को विकसित देशों में पहुंचने से प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया तो विकासशील देशों को रोका जाता है कि आप हमारे सामान मत बेचो हम सिर्फ आपके सामान बेचेंगे ठीक है श्रम के मुक्त आदान प्रदान को भूमंडलीकरण की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया श्रम का मुक्त आदान प्रदान क्या होता है मेरी बात समझना देखो अमेरिका ये तो कहती है कि मैं अपना मोबाइल फोन तुम्हारे यहाँ बेचूंगी मैं अपना जो है कॉस्मेटिक तुम्हारे यहाँ बेचूंगी मेरी फेयर लवली तुम्हारे यहाँ के गालों पर जाके लगेगी लेकिन आप ये कहोगे अमेरिका से कि हमारे इंडिया की लेबर अमेरिका में जाके काम करेगी आप रोक क्यों रहे हो ना तो भूमंडलीकरण का मतलब है सर सब रखा वस्तु रखी सेवा रखी बिक रखा लेबर भी रखी मेरी बात समझो आप इंडियन लोग अमेरिका नौकरी करना जाना चाहते वो भी होना चाहिए उसमें क्यों बात है आती है वो होने दो नहीं उसके बाद है तो भूमंडलीकरण जो है ये विकसित देशों ने क्या किया कि इसके अंदर अपना एक ऐसा जाल बिछाया कि जाल की वजह से उन्होंने अपने कुल्लू को सिकड़ लिया मुझे लगता है आपकी समझ में चीजें आ गई और आप काफी परफेक्ट समझ होंगे मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ रहे हैं वर्तमान समय में विकसित देश कठोर प्रवासी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं नहीं प्रवासी नहीं आएंगे हमारे देश के लोग हमारे काम करेंगे विकासशील देशों के नागरिकों को उनके देशों में प्रतिबंध लगाया जाता है नहीं इंडियंस नहीं आएंगे हमारे देश के लोग हमारे काम करेंगे बाकी हमारे अलाउड नहीं है ये सारी चीजें विकसित देश तथा भूमंडलीकरण अब विकसित देश का मतलब क्या हो गया जो विकसित देश है डेवलप्ड कंट्री तथा भूमंडलीकरण अब मेरी बात को ध्यान से समझना विकसित देशों के श्रमिक संगठनों ने भूमंडलीकरण का भारी विरोध करेंगे विरोध कर रहे हैं इनके अनुसार मुक्त व्यापार में विकसित देशों की कंपनियों ने अपना उत्पादन विकासशील देशों में स्थानांतरित कर रही है ठीक है विकसित देश कहते हैं विकासशील देश कहते हैं कि भैया कि विकसित देशों ने श्रमिक संगठनों ने भूमंडलीकरण का विरोध किया विकसित देश का मतलब समझो अमेरिका है अमेरिका में श्रमिक संगठन क्या कह रहे हैं कि इंडिया के लोग आके यहाँ काम नहीं कर सकते इनके अनुसार मुक्त व्यापार विकसित देशों की कंपनी अपना उत्पादन विकासशील देशों में स्थानांतरित कर रही है तो इनके लिए बेटर की कहते हैं हम ही काम करेंगे अपनी कंट्री में आप उनको बार बार मत बुलाओ विकासशील देशों में श्रम सस्ता है अब विकासशील देशों में श्रम सस्ता है इंडिया में लेबर चीप है अब सुनो इंडिया में जब लेबर चीप है तो इंडियन वहाँ पे काम करना चाहते हैं लेकिन से कंपनियों को ये फायदा मिला कि कंपनी ने आके इंडिया में अपना सेंटर खोल दिया अब क्या होगा कि इंडिया के लोग वहाँ जाने जुटने इंडिया के लोग यहीं पे काम कर लेंगे लेकिन फिर भी आप देखोगे
तो लेबर का आदान प्रदान क्यों शामिल नहीं किया गया? भाई लेबर का आदान प्रदान शामिल करना चाहिए। तो विकसित देश के लोगों को प्रॉब्लम है, वो क्या चाहते हैं कि सामान हमारे यहाँ का सिर्फ बिके। तो भूमंडलीकरण एक प्रकार से बाजारीकरण की प्रवृत्ति है, जिसमें कि विकसित देश विकासशील देशों को अपने बाजार के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। चलो, विकसित देशों के सभी संगठन पूरी दुनिया में एक समान न्यूनतम श्रम मानक स्थापित करता है। विकसित देशों में भूमंडलीकरण का विरोध पर्यावरण संरक्षण के आधार पर होता है। तो विकसित देश क्या कहते हैं, देखो इंडिया का जो आम है ना, ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग नहीं है। इंडिया का जो कपड़ा है ना, ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग नहीं है। ये पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण की बात करके क्या करते हैं, हमारे देश की रोक लगाते हैं। ये कहते हैं इंडिया का सामान तो बढ़िया नहीं, इंडिया का सामान तो खराब है। तो ये इन चीजों पे क्या करते हैं, इन चीजों पे भारी मात्रा में रोक लगाते हैं। विकसित देशों की पश्चातापूर्ण नीतियां, विकसित देश अपने हितों की संरक्षित करने के लिए आज भी पश्चातापूर्ण नीतियां अपनाते हैं। उदाहरण अमेरिका और अन्य विकसित देश अपने भारी घाटे बजट को पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री घाटे में, लेकिन ऐसा है नहीं। वो क्या करते हैं, घाटे में है नहीं, लेकिन फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। हमारे देश तो घाटे में घाटा शो करते हैं, ऐसा है नहीं। वो अपनी यहाँ की नीतियों को यूज करते हैं। उदारीकरण में निजीकरण की नीतियों करें, मुक्त व्यापार को संचालित करने वाली सभी संस्थाओं को विकसित देशों में रोकता है और विकसित देश से पूरा फायदा उठाने विकास देशों को लेकर करते हैं। तो ये था भूमंडलीकरण का चैप्टर। भूमंडलीकरण के बारे में बहुत सारी बातें ये जो आपने देख ली, बस इसको पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा दिया आपको। ये भूमंडलीकरण, ठीक है, इतने भूमंडलीकरण के अंदर है मेन चीज जो आपको मैंने बता दी। तो एक ही खत्म करते हैं, करना भैया चलो। मैं कितने क्लास को अगली क्लास को 8 बजे होगी, एक बार पढ़ लेना भूमंडलीकरण, ये सारी चीजें भूमंडलीकरण के बारे में बता दिया गया। फिर डायमेंशन क्या होता है, इसमें भी एक टॉपिक और छूटा है इसी क्लास के अंदर, मैं 8 बजे लूँ, ठीक है। और हाँ, कल से तुम्हारी क्लास मॉर्निंग में चला करूंगा, मैं इसलिए क्या होगी समस्या ना हो, क्योंकि चला जाता हूँ अगर, तो दिन में आप लोग घबरा जाते हो, कल से क्लास चलेगी। तो कल से क्लास की टाइमिंग है हमारी, टाइमिंग कल से क्लास की हमारी ये रहेगी, ये फॉलो होगी प्रॉपर्ली। तो कल से हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मॉर्निंग में 10 AM 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास है आपकी, क्योंकि मैं सामने चक्कर में पीछे हो जाता हूँ। और बाकी फिर क्लास जो है आपकी इवनिंग में, अब इवनिंग में 4 बजे ले लेता हूँ, मैं 8 बजे ले लेता हूँ। 2 क्लास की टाइमिंग इवनिंग में रहेगी, मॉर्निंग में, ठीक है। हम कल से फॉलो करेंगे। और अगर मान लो 1 2 4 दिन 4 बजे क्लास लेट होगी तो रात में लूंगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मॉर्निंग में क्लास डेली लूंगा, जिससे क्या कोई समस्या ना हो। तो एक मॉर्निंग में 2 इवनिंग में, ठीक है। चलो बंद हो गई, वो बैठा हुआ है काला भूत। अपना पेट हुई है बाजी। झूठ बोल रहा है इसने। मैंने नहीं बंद करी। कोई लाइट ओपन नहीं, एक मिनट हमारे लिए निकलने आएगा। देखो घर पर रहता अंदर से मैं लाइट ये टॉपिक खत्म नहीं हो। और जैसे सुबह से ऊपर कंट्रोल बना लिया। और जो वियतनाम सिंड्रोम था 1955 से लेकर 1957 तक, आप 1955 से लेकर आप कह सकते हो 1957 तक, ये पूरा जो वियतनाम वॉर हुआ 1955 में, इस वियतनाम वॉर में अमेरिका की बुरी हालत हुई थी और वियतनाम सिंड्रोम से आगे निकल गई। तो वियतनाम सिंड्रोम ये कहा जाता है कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ी नुकसानदायक कार्य करा था वियतनाम सिंड्रोम में। तो वियतनाम सिंड्रोम को अमेरिका ने जो है ओवरटेक कर दिया गल्फ वॉर के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, और जॉर्ज बुश सीनियर, जो जॉर्ज बुश आपने सुना होगा, उनके पिता हुआ करते थे, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया। और ये नई विश्व व्यवस्था कब बनी? तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट ने नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें आप देखोगे तो उसमें रूजवेल्ट ने भी नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया था। ये दोनों प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, जॉर्ज बुश ने कब वोट दिया और रूजवेल्ट ने कब दिया। दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। इसे आप नीतियों के नाम से जानते हो। नई विश्व व्यवस्था है क्या? नई विश्व व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था जिसमें आप कुछ नई चीजें देखोगे जो वर्तमान में चल भी रही है। लेकिन नई व्यवस्था के निर्णय आया होंगे। जॉर्ज बुश ने कहा कि विश्व आतंकवाद खतरे से मुक्त होगा, क्योंकि आतंकवाद का खतरा इससे मुक्त करना है पूरी दुनिया को। ये नई विश्व व्यवस्था होगी, या आतंकवाद नाम की चीज नहीं होगी, या खतरा नाम का चीज नहीं होगा। ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापना करनी है, जहाँ न्याय होगी, सुरक्षा होगी और शांति की स्थापना करनी होगी। ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना करनी है। ऐसी विश्व व्यवस्था जो है ये बनाकर देनी है। रूस और अमेरिका के मध्य समन्वय और सहयोग भाई 1991 में रूस टूटा, सोवियत संघ टूटा, तो अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ संबंध बना के अच्छे से रखो, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। विकासशील विकसित दो देशों के मध्य सहयोग, और इन्होंने कहा कि जो विकासशील देश है इनके साथ विकसित देशों का सहयोग होगा। नई विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त बनाना था और संस्थाओं की स्थापना करना था। और आप जानते हैं कि संस्था की स्थापना करने का कार्य किसका है? उदारवादी। तो उदारवादी जो है, लिबरलिज्म जो है, वो हमेशा संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान देता है। और ये अप्रोच कैसी है? ये अप्रोच कैसी है? तो आप ये कह सकते हैं कि अप्रोच कैसी है? ये अप्रोच जो है बहुत ही
उदारवादी प्रवृत्ति की अप्रोच है। उदारवादी संस्थाओं पे ध्यान देते हैं और ये आदर्शवादी अप्रोच भी अगर आईआर की बात करोगे तो दिस आइडियलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनलिज्म। उसने कहा कि विश्व में नई व्यवस्था बनेगी, सब शांति से रहेंगे। तो ये रूजवेल्ट ने नारा दिया कि हमें जो है एक दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से क्या होगा कि पूरी दुनिया में लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तरीके से पूछा जाता है कि रूजवेल्ट जॉर्ज बुश के द्वारा न्यू अर्थव्यवस्था में कितने डायमेंशंस थी या कितनी स्थापना की बात करी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत ही बेसिक सवाल है। इसको आप एक बार याद कर लोगे, इस पर आप ध्यान दोगे। अब देखो भाई, दुनिया में एक बात तो आप भी समझ लो, एक बात तो आपकी समझ में भी आ रही होगी कि जब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर 1991 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको अच्छे प्रकार से पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पूरी दुनिया में 1991 तक कैसा माहौल रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी नई व्यवस्था की बात लोगों ने करी थी कि अब लड़ाइयों को समाप्त करो, अब लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार 2 वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। और जो 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद तो दुनिया में विश्वास हो चुका था कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब दुनिया में 2 शक्तियां बची नहीं है। तो दुनिया में जब 2 शक्ति नहीं होती, एक ही महाशक्ति थी और एक महाशक्ति कौन बनी? अमेरिका बनी। तो अमेरिका ने ये कहा कि दुनिया को हम अपने अनुसार इस प्रकार का बनाना चाहते हैं, इसी को आप क्या कहते हो? न्यू कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अमेरिका ने इसमें इतनी सारी चीजों को कहा, ठीक है। अब देखो कुछ इसके बारे में अलग डायमेंशन है। हेडलवुड के अनुसार हेडलवुड बहुत अच्छे विचारक है, कई बार आपके काम आएंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इनका नाम याद रखना, हेडलवुड। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व व्यवस्था का अभिप्राय निम्नलिखित है। इसने कहा कि देखो आईआर में इसका अभिप्राय निम्नलिखित है। राष्ट्र राज्यों के अस्तित्व को संरक्षित करना, जो नेशन स्टेट है इनके अस्तित्व को संरक्षित करना। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी और भाइयों, एक चीज आप नोटिस करोगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैं आपको बताऊं कि दुनिया में नेशन स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया था सोवरेनिटी। अब हम मुझसे पूछोगे सोवरेनिटी मतलब, तो मैं आपको बताऊंगा संप्रभुता। संप्रभुता को हैंडल करना विश्व के सामने सबसे बड़ा कार्य था और हर देश ये चाहता है कि उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। हर कंट्री ये चाहता है उसकी संप्रभुता में कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी संप्रभुता एकदम सॉलिड रहे। तो एवरी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज लुकिंग टू पुट इटसेल्फ सोवरेन। हर दुनिया का देश चाहता है कि वो सोवरेन रहे, वो संप्रभु रहे और कोई उसके टक्कर में ना खड़ा हो, कोई उसके टक्कर में ना आए। तो संप्रभु अर्थव्यवस्था की स्थापना करने की बात करेगी और संप्रभु राष्ट्र जो है वो यही चाहता है कि उसका जो देश है उसके ऊपर अटैक ना करे। तो सभी राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षित करना। आज आप मुझसे पूछोगे, मैं आपसे कहूँ तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको अच्छे प्रकार से इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप जानते भी हैं कि अगर आज रूस ने अगर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन के किस पर चोट पहुंचाइए? उसके अस्तित्व को चोट पहुंचाइए। शांति व्यवस्था बनाए रखना, वैसे मानकों और व्यवहारों को लागू करना जिनका पालन प्रत्येक राष्ट्र करना चाहे। ये भी कहा कि ऐसी अब वर्ल्ड पीस बनाएंगे, ऐसे मानक बनाएंगे जिनका सब पालन करना चाहिए। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था होती है। अब देखो, जो रियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं भाई, जो यथार्थवाद की बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, तो यथार्थवादी विचारकों का सबसे बड़ा सिस्टम है, वो तो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं दुनिया में शांति बन नहीं सकती, अशांति बनती है। वो कहते हैं दुनिया में व्यवस्था हो नहीं सकती, अव्यवस्था होती है। तो यथार्थवादी विचारकों की सोच तो एकदम अलग है। यथार्थवादी के अनुसार आप देखोगे तो उनका बड़ा सिंपल तो सीधा सा पॉइंट है कि भैया दुनिया में व्यवस्था अच्छी बन नहीं सकती। तो यथार्थवादी नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं व्यवस्था बनाना का मतलब ही नहीं है, आईआर में व्यवस्था नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय संस्था का अभाव है। विचारकों के अनुसार शीत युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है। अब ये लोगों ने कहा कि देखो भैया, शीत युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है, तो आपको नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, यूएनओ का स्ट्रॉन्ग करो और अमेरिका के प्रभाव को आप कम करो और तब जाके पूरी दुनिया में आप शांति की स्थापना कर पाओगे। अब देखो 2 टर्म है, एक आता है शीत, वो शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में अंतर, यानी 2 प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। एक आप पढ़ते हो शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है कि 1945 से लेकर 1991 का पीरियड क्या है? तो क्या है? शीत युद्ध है, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर क्या होता है कि अमेरिका और रूस के बीच में एक ऐसा वॉर चला जो कोल्ड प्रवृत्ति का था, जो शांत प्रवृत्ति का था। और शीत युद्धोत्तर विश्व क्या है? अब शीत युद्धोत्तर का मतलब है इसके बाद का। अब देखो इसमें क्या था, जो कोल्ड वॉर था इसमें क्या था? इसमें दुनिया ध्रुवीय थी, एक ध्रुव किसका था? बाइपोलर। ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी सिचुएशन कब की है? बाइपोलर थी। भाई बाइपोलर क्या होता है? एक पोल अमेरिका, एक पोल सोवियत संघ, 2 पोलर थी। सैनिक संगठनों का महत्व था, भाई अमेरिका का नाटो, ठीक है, और ऐसे वर्षा इनका, तो सोवियत संघ में सैनिक संगठनों का बड़ा महत्व था। राजनीति की प्रधानता, जियोपॉलिटिक्स, हर कोई चाह रहा था कि कंट्री मेरे कब्जे में आए, कंट्री मेरे कब्जे में आए, मेरा प्रभुत्व बढ़े। राज्यों के मध्य वैचारिक संघर्ष, लड़ाइयां हो रही थी। सुरक्षा का खतरा दूसरे राज्य से, एक राज्य को दूसरे राज्य का खतरा था सुरक्षा का कि अभी मेरे को अटैक कर रहे। तो कोल्ड वॉर का पीरियड के अंदर ये सारी चीजें थी। और जो बात करो इसके बाद ही नॉन पोलर वर्ल्ड या बहुध्रुवीय विश्व, आपने द्वितीय विश्व के बाद जब 1991 के बाद आप देखोगे ये जो शीत युद्ध काल है, जब सोवियत संघ टूट गया तो नॉन पोलर बन गया। अब नॉन पोलर के कैसे कह सकते हो आप? देखो इसमें डिफरेंस क्या है? 2 टर्मिनोलॉजी होती है बेटा। एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी बाइपोलर। बाइपोलर क्या होती है कि जैसे 2 पोल है, आपने देखा है 2 पोल है, तो 2 पोल है, तो आप क्या नाम दोगे? आपको बेसिकली बाइपोलर है। अब जब एक बात बताओ कि 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूट गया, खत्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया यूनिपोलर बन गई, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया
पोलर लेस बन गई। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में जो है ऐसी अब बहुत सारे पोल बन गए। अब कई प्रकार की चाइना भी बन गई, जापान भी बन गया। अब कई प्रकार की आर्थिक शक्तियों की स्थापना हो गई। तो ये कई प्रकार की स्थापना की जो बात करते हैं इसे आप बोलते हो मल्टीपोलर। इसका नाम मल्टीपोलर हिंदी बोलते हैं उसको बहुध्रुवी। वो बहुध्रुवी का मतलब क्या है? दुनिया में कई प्रकार के राज्यों की स्थापना हो रही है, पास सकती है। इसे आप क्या नाम देंगे? बहुध्रुवी। और अगर बेटा मैं आपसे ये कहूँ बहुध्रुवी हो गए, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर दुनिया में एक ही पोल हो तो आप क्या नाम दोगे उसको? यूनिपोलर। बोलो बेटा क्या नाम दोगे? यूनिपोलर। तो दुनिया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ या सोवियत संघ टूट गया, दुनिया कैसी हुई? बहुध्रुवी दुनिया बन गई या नॉन पोलर बन गई, गैर ध्रुवीय। कोई ध्रुवी नहीं था, ये सबके पास पोल। आर्थिक संगठनों का निर्माण, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो आप, कब बनी? 1999। भू अर्थ का महत्व। पहले क्या था? भू राजनीति की प्रधानता थी, जियोपॉलिटिक्स थी। अब भू अर्थ है। दोनों में अंतर क्या है? पहले क्या था? पहले की प्रोविजन था कि जैसे ये कंट्री है, अब अमेरिका चाहता था कि कंट्री मेरे कब्जे में रहे, और रूस चाहता कंट्री मेरे कब्जे में रहे। राजनीति थी कंट्री कब्जे में रखना, ऐसा नहीं इसका कोई इंपॉर्टेंस होता। वर्तमान में क्या इसका इंपॉर्टेंस है? राज्यों के भीतर की जातीय संघर्ष। अब इस बात पर ध्यान देना है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। शीत युद्ध के समय पर दो राज्यों की मत लड़ाई होती थी। इंडिया जैसे लड़ाई मान लड़ाई दो राज्यों की, पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो दो अलग देश है। ऐसे क्या होता था? शीत युद्ध से पहले आप देखोगे दुनिया के अलग अलग देशों में लड़ाई होती थी, अलग अलग देशों में लड़ाई होती थी, जैसे अफगानिस्तान हो गया और यूएस देश अलग लड़ाई होती थी। अब शीत युद्ध के बाद नई प्रवृत्ति देखोगे कि जाति संघर्ष आ गया, इंटरनल एथनिक वॉर। फॉर एग्जांपल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जातीय संघर्षों का होना। इंडिया पाकिस्तान में लड़ रहा, अब क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर इतने सारे ग्रुप बन गए कि इंडिया आपस में लड़ रहा है, छोटी जाति वाले बड़ी जाति वाले मुस्लिमों से। तो इस प्रकार के संघर्ष को आप नाम देते हैं जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिला। सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरे जैसे आतंकवाद को बढ़ावा मिला। और पहले क्या था? पहले आप देखोगे शीत युद्ध कालसी चीन का युद्ध में एक राज्य को दूसरे राज्य से खतरा था कि भाई ये मुझे मारेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। आज क्या है? उसी राज्य के अंदर नॉन स्टेट प्लेयर्स, गैर ऐसे राज्यों के, एक गैर नॉन स्टेट प्लेयर का मतलब कि वो किसी राज्य से नहीं आते, लेकिन आतंकवादी जैसी घटनाओं को प्रमोशन मिला और आतंकवादी घटनाओं से दुनिया में समस्या पैदा हुई। समझ में आ गया? यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा कि शीत युद्ध के समय पर कैसा था आइया और शीत युद्ध के बाद कैसा बना आइया। समझ में आया तो एक बार देख लो बेटा सभी के सभी। आगे बढ़ो उसमें आ गया। वर्तमान विश्व में शक्तियां क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में केंद्रित है। अगर वर्तमान विश्व की बात करें तो इसमें शक्तियां क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में केंद्रित है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में पसंद है, कॉमन क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी, थ्योरी दोनों चीज समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी। इसमें यूरोपीय यूनियन और आसियान जैसे संगठन मुख्य हैं। आज की वर्तमान में देखोगे विश्व में शक्तियां क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में केंद्रित है। इसमें यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे संगठन मुख्य हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गई, आसियान हो गई, तो ऐसे संगठन जो है बने हुए हैं, ये संगठन जो है मुख्य संगठन है। इन बातों के बारे में आपको जानकारी है, संगठन जो है मुख्य है, ठीक है। वर्तमान में अब देखोगे सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अलग टॉपिक है। तो न्यू के बारे में आप समझ गए, न्यू क्या है? मुझे लगता है न्यू आपकी समझ में आ गया, थोड़ी समझ में आ जाती है। न्यू समझ में आ गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और इसमें एक नई व्यवस्था की स्थापना की बात करी जा रही थी। बस अब एक टॉपिक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपको दिखाई दे रहा है ये टॉपिक? दिखाई दे रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बताओ ना, दिखाई दे रहा तो देखा लो इसमें क्लास को क्या दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा? देखो ना चीज हमने इसी के अंदर बहुत सारी चीजें बनवा दी है। मैं इसको एक बार
सभ्यताओं का संघर्ष द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अलग एक टॉपिक है। देखो विश्व में सैमुअल वी हंटिंगटन एक बहुत बड़ा विचारक है। वैसे हंटिंगटन के नाम से जानते हैं, इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में आपने पढ़ी होगी हंटिंगटन की। सैमुअल हंटिंगटन बहुत ही फेमस है, तो इसका आप नाम याद रखोगे, सैमुअल हंटिंगटन। हंटिंगटन ने विश्व संघर्षों को टेबल पर प्रस्तुत किया। इसने जो वर्ल्ड क्लासेस है, द थ्योरी ऑफ क्लासेस, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसकी नई प्रकार की किताबें इसने बहुत सारी लिखी है। तो इसको एक बार आप समझ लेंगे, इसको एक बार आप जान लेंगे क्या कहना चाहता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमुअल हंटिंगटन जो है संस्कृति संघर्षों पर बंदी है। इसने कहा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जैसे यूरोपीय सिविलाइजेशन होगी, हमारी हो गई, दूसरी हो गई। उनके अनुसार विश्व में संघर्ष राज्यों के बीच नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के मध्य होगा। अब ये हंटिंगटन कहता है कि आगे चल के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा या नई व्यवस्थाओं की स्थापना होगी, उसमें संघर्ष जो होगा, संघर्ष, इसमें जो संघर्ष होगा वो राज्यों के बीच नहीं होगा बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के मध्य होगा। तो आप लोगों ने पूछा कैसे? ताकि जो आगे संघर्ष होगा वो राज्यों के मध्य नहीं होगा, वो सिविलाइजेशन के बीच होगा। अमेरिकी सिविलाइजेशन जैसे हो गई, इंडियन सिविलाइजेशन जैसे हो गई, यानी सभ्यताओं के मध्य युद्ध होगा आगे चल के। आज भी ऐसा हो रहा है, आप देखो सभ्यताएं कौन सी भाई, सभ्यता जैसे मुस्लिम सभ्यता अलग है, हिंदू सभ्यता अलग है, सभ्यताओं के बीच में लड़ाइयां हो रही है, राष्ट्रों के बीच में लड़ाइयां कहाँ हो रही है। तो आगे चल के निर्जातीय संघर्ष और बढ़ेंगे, यानी इंटरनली किसी देश की लड़ाई देश के साथ नहीं होगी, लोग आपस में लड़ेंगे। इसने कहा कि ऐसा नया दौर आएगा। हंटिंगटन का जो विचार है वो कहता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपके बहुत काम आएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में पक्का बनता है। उन्होंने विश्व को दुनिया की सभ्यता विभाजित किया, इसने विश्व को 3 सभ्यता 4 सभ्यता विभाजित किया है विश्व को। उसने कहा कि जो मेन है, इसने कहा 4 सभ्यता है मेन है दुनिया में। एक तो का हिंदू सभ्यता जो भारत में चलती है, हिंदू सभ्यता जैसे इंडिया में चल रही है। एक है चीनी सभ्यता और एक है इस्लामी सभ्यता और एक है प्रोटेस्टेंट ईसाई कैथोलिक, जिसे आप कहते हैं यूरोपियन सभ्यता है, ईसाई सभ्यता। दुनिया में 4 ही सभ्यताएं, तो ईसाई है या हिंदू है या मुस्लिम है, भाई हिंदू होगी, मुस्लिम होगी, ईसाई होगी या चीनी होगी। अब आप लोग सिख, ये सब तो होते नहीं, सिख भी सभ्यता थोड़ी हिंदू के पार्ट है। हिंदू सभ्यता इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो वैदिक काल है, इसका वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, हिंदू सभ्यता के नाम से जानते हैं, हिंदू सभ्यता। चीनी सभ्यता जो है, जिसको आप चीनी सभ्यता के नाम से जानते हो, चाइना की है, चाइना की सभ्यता। इस्लाम सभ्यता इस्लामिक है, इसको आप इस्लामिक के नाम से जानते हैं, इस्लामिक सभ्यता। प्रोटेस्टेंट ईसाई है, जिसको प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हो, ईसाई कैथोलिक सभ्यता है, इसको आप इस्लाम से जानते हो। तो टोटल सभ्यताएं कितनी है हमारी? टोटल सभ्यताएं हमारी 4 है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट, ईसाई, इस्लाम, चीनी और भारत हिंदू सभ्यता, टोटल हमारी 4 सभ्यताएं हैं। आपकी बात समझ। तो ये कहता है, आपका जो हंटिंगटन है कहता है दुनिया में 4 सभ्यताओं के मध्य में लड़ाइयां होंगी। आज भी आप देखो लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है। देखो विचारक कितने दूरदर्शी होते हैं, होते कि नहीं होते? आप देखो लड़ाइयां किसके बीच में हो रही है भाई। अभी आप देखो चीनी लड़ रहा है, चीनी और लड़ रहा है अमेरिका के साथ, इस्लाम लड़ रहा है भारत के साथ। सभ्यताओं की लड़ाई है, देशों की लड़ाई नहीं है। आगे चल के सभ्यताओं का क्लैश होगा, ऐसा हंटिंगटन ने कहा। अब आप आगे देखिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद करना 4 सभ्यता। प्रत्येक सभ्यता का एक केंद्रीय राज्य होगा, एक सेंट्रल स्टेट होगा, यानी एक ऐसा राज्य होगा जो सभ्यता की जान होगा। जैसे हिंदू सभ्यता का इंडिया है, इस्लामिक सभ्यता का अब कोई राष्ट्र नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान तो कभी सऊदी अरब, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे सभ्यताओं के अलग अलग राष्ट्र हैं। चीनी सभ्यता का चीन है, राज्य परमाणु शक्ति संपन्न होगा, और वो जो राज्य होगा, जैसे आप देखो अमेरिका परमाणु शक्ति, भारत परमाणु शक्ति, चीन परमाणु शक्ति, सब परमाणु शक्ति। आगामी संघर्ष ईसाइयत और इस्लामिक सभ्यता के बीच होगा। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, कितनी बड़ी बात हंटिंगटन ने लिखी है। आगामी संघर्ष ईसाइयत और इस्लामियत के बीच होगा, यानी इस्लाम और ईसाइयत आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? हम फालतू में सोचते हैं कि हम हिंदू जो है वो लड़ेंगे इस्लाम के साथ। हंटिंगटन कह के गया है इस्लाम लड़ेगा ईसाइयत के साथ। तो हम क्यों सोच रहे हैं? बताओ कितने समय पहले ये बात इसने कह रखी है कि इस्लाम लड़ेगा ईसाइयत के साथ। हम तो हिंदू को लड़ते हैं, हालांकि आपको तो पढ़ने से आपको क्या मतलब है। इस संघर्ष में चीनी सभ्यता के द्वारा इस्लामी सभ्यता का समर्थन किया जाता है, तो संघर्ष इस्लामी सभ्यता के पक्ष में होगा। अच्छी बात नहीं है। चीनी सभ्यता के द्वारा इस्लामी सभ्यता का संघर्ष किया जाता है, यानी अगर चीन अगर इस्लामी सभ्यताओं का संघर्ष करेगा तो इस्लामी सभ्यता यूरोपीय सभ्यता को यानी ईसाई सभ्यता को हरा देगी। इंडिया क्या है? हिंदू सभ्यता का क्या होगा? हिंदू सभ्यता एकदम न्यूट्रल है, क्योंकि हिंदू सभ्यता न्यूट्रल है। लेकिन अगर हिंदू सभ्यता इस्लामी सभ्यता और चीनी सभ्यता के साथ भिड़ गई, आपको पता फिर भी इस्लामी चीनी सभ्यता की जीत होगी। तो उसने क्या सभ्यता की लड़ाई है, ये सिविलाइजेशन का क्लैश है। 2001 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम पर अफगानिस्तान, इराक में लिया जैसे देशों पर हमले किए, क्योंकि हंटिंगटन ने पहले कहा था कि इस्लामी सभ्यता का क्लैश होगा। इस्लामी सभ्यता क्लैश किसके साथ होगा? भाई यूरोपीय सभ्यता के साथ होगा, ईसाइयों के साथ होगा। तो अमेरिका में 2001 में अटैक किया, अमेरिका ने इन सारे देशों के ऊपर खतरनाक अटैक किए, सद्दाम हुसैन लोगों को फांसी चढ़ा दी। इसको कई विचारकों ने ईसाई और इस्लामी सभ्यता के रूप में चित्रित किया और कहा कि यही लाई है। इसके बारे में हंटिंगटन साहब बात कर रहे थे। तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, वो इस बात का एंजॉय करते हैं। पढ़े लिखे लोग इन्हीं चीजों को बताते हैं, अखबार में आया है, हंटिंगटन की बात आई है। जो अब तुम नहीं पढ़ते इन चीजों को, तुम्हें कहाँ नॉलेज होती? सभ्यताओं का भी क्लैश होगा, निर्जातीय संघर्ष भी होंगी, सारी चीजें होंगी। आलोचना, हंटिंगटन ने इस्लामी सभ्यता को एकीकृत रूप में चित्रित किया है। आलोचना की बात करो।
किसका? लेके दो क्लास लैब से पहले ही एरो गिला हो गया था। कैंटिंगटन कहता है कि इस्लामी सभ्यता के रूप में वो कहता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस्लामी सभ्यता कभी यूरोपीय सभ्यता को हरा नहीं सकती। क्यों नहीं हरा सकती? क्योंकि इस्लामी सभ्यता में ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। इस्लामी सभ्यता, अब सुनो, इस्लामी सभ्यता में अनेक विभाजन विद्यमान है और इस्लामी सभ्यता के अंदर ही संघर्ष पैदा करते हैं। क्यों? इसीलिए हंटिंगटन की बातों को कहा गया कि हंटिंगटन साहब जो कहते हैं इस्लामी सभ्यता एक हो जाएगी, ये कभी एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार के विद्यमान है। ये कभी एक हो नहीं सकती और ये कभी भी हरा नहीं सकती। सभ्यताओं के बंधन परिपेक्ष भारत के परिपेक्ष से क्या है, इसके बारे में हंटिंगटन के विचार से उनमें क्या हमारे देश की प्रवृत्ति आई है। महात्मा गांधी का प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति का आध्यात्मिक और नैतिक विकास ही वास्तविक सभ्यता की पहचान है, भौतिक पहचान नहीं। देखो इंडिया में आप देखोगे महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, कहते हैं किसी भी सभ्यता का जो विकास होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अमेरिकन बहुत ज्यादा लिटरेट है, अमेरिकन बहुत पैसे वाले हैं, पैसे वाले आपको लगता है ऐसा है? अमेरिकन बहुत पैसे होते हैं, नीच टाइप, खूब मांस खाएंगे, खूब शराब पिएंगे, खूब डांस करेंगे, खूब गलत काम करते हैं अमेरिकन। तो अमेरिकन होते हैं बड़े धूर्त होते हैं, तो उनकी सभ्यता अच्छी नहीं होती। ब्रिटिश को आप देखोगे, ब्रिटिश एकदम सभ्य होंगे, इस क्लास में आएंगे तो टाई लगा के आएंगे, टाई लगा के पढ़ा रहे होंगे। ब्रिटिश आर ऑलवेज ब्रिटिश होते हैं, वो हमेशा आप देखोगे तो हमेशा सभ्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपको सभ्य देखने को मिलेंगे, ये कभी सभ्य होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सभ्यताओं का जो विकास होता है उसमें आदर्शों की बात महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी की जो अप्रोच है वो तो वैसे यथार्थवादी नहीं थी। महात्मा गांधी आदर्शवादी थे, और आदर्शवादी थे इसलिए हमारे देश के लोग कुछ लोग महात्मा गांधी को गाली देते, वो कहते पाकिस्तान ने कर दिया, आदर्शवादी लोग थे, महात्मा गांधी आदर्शवादी थे। और जो ये आज यहाँ महात्मा गांधी को मार दिया, नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे कौन थे? नाथुराम गोडसे यथार्थवादी थे। क्यों थे यथार्थवादी? ऐसे लोग हमेशा मार पीट, लड़ाई झगड़ा, यथार्थ विश्वास है, यथार्थवादी। वास्तविक सभ्यताओं के बीच संघर्ष हो ही नहीं सकता, जो कि संघर्ष तो असभ्यताओं के बीच होता है। महात्मा गांधी के महात्मा गांधी धर्म को अलग मानते थे, महात्मा गांधी के धर्म लगे और पंथ लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि हंटिंगटन साहब आप कैसी बात करते हो, सभ्यताओं के मध्य संघर्ष हो नहीं सकता, क्योंकि सभ्यता क्या होगी? सभ्यता का मतलब क्या है? कोई लड़का से खाना खा रहा है, बड़ा सभ्य लड़का है, मस्ती कर रहा है, बहुत सभ्य लड़का है, इतनी बहुत सभ्य है। सभ्यता कितनी सभ्यता सिखाई भूरानी को। तो लोग क्या करते हैं, लोग हमारे देश में सभ्यताओं में रहते हैं, तो लोग हमारे देश में सभ्यताओं में रहते हैं, सभी सभ्य हैं, सभी सभ्यता सबको सिखा रखी है। तो असभ्य, तो महात्मा गांधी का सभ्यताओं में तो कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सभ्य है वो कभी लड़ेगा, जो व्यक्ति सभ्य है वो कभी बोलेगा। असभ्यताओं के बीच में लड़ाई होती है। कि महात्मा गांधी का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको बेटा एक बार दिमाग में घुसा लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो आया ना गुरुजी। न्यू विश्व व्यवस्था का बनाम तीसरी दुनिया, अभी तीसरा टॉपिक है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीपल टॉपिक्स करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट का ब्रेक ले रही तो भाई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? आ गया। क्या किया है? सीमा जी समझ में नहीं आया आपके? सीमा समझ में नहीं आया है? नेक्स्ट आओ। न्यू व्यवस्था बनाम तीसरी दुनिया। अब जो न्यू वर्ल्ड है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, आपने कहा कि दुनिया में लड़ाई नहीं होगी, इसके बारे में बात करें। हमने कहा आतंकवाद का विरोध किया जाएगा, हमने इसके बारे में बात करें। हमने कहा आतंकवाद का विरोध होगा, हमने कहा ठीक है जी होगा, हमने कहा ये होगा, हमने कहा वो होगा, सब होगा जी, ठीक है जी होगा जी होगा, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये सारे काम होंगे, ये सारे काम होंगे। बोलो भाई बहुत बढ़िया, ये सारे काम होंगे। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तीसरी दुनिया के मध्य में क्या डिफरेंस? थर्ड वर्ल्ड, ठीक है सर, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मैं तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ बेटा, तुम क्या चाहती हो? मतलब एकदम और धीरे धीरे बोलो, और कैसे बात कर रहा हूँ। न्यू विश्व व्यवस्था में उदारीकरण विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। आपको मैंने समझाया, उदारीकरण की बात करें, डब्ल्यूटीओ की स्थापना करी गई। आर्थिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई। आपको पता है सारी संस्थाओं की स्थापना पहली ऑर्डर हुई 1990 के बाद, सारी चीजें बन रही। 1945 के बाद कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। 1945 के बाद ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो गई एक्चुअल में। ये भूमंडलीकरण का युग है, इस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भूमंडलीकरण का युग है। क्या आप देख रहे हो किसका युग है? ये भूमंडलीकरण का युग है। आपको पता है इससे ग्लोबलाइजेशन का युग है। लोग क्या जुड़ रहे हैं? ग्लोबल हो रहे हैं, लोग आपस में जुड़ रहे हैं, लोग बोलते जा रहे हैं ग्लोबल, दुनिया आपस में जुड़ रही है। तीसरी दुनिया के देशों का शोषण हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्री है उनका क्या हो रहा है? उनका शोषण हो रहा है, गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तीसरी दुनिया के देशों के साथ नुकसान हुआ, उनका शोषण हुआ। थर्ड वर्ल्ड की कंट्री उनका शोषण हुआ, तीसरी दुनिया के देशों का शोषण आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये बहुत सिंपल बात है न्यू वर्ल्ड में। अभी आगे देखोगे तो आगे क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको। कैसे हो रहा है? आपको ने समझाया कि जैसे वैश्वीकरण आया तो
ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति है, ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति में आपने क्या नोटिस किया कि वैश्वीकरण जो है विकासशील देशों में इफेक्टिव नहीं रहा। भाई इसका जो बेनिफिट मिला वो किसको मिला? इसका बेनिफिट मिला विकसित देशों को, और विकसित देशों को इससे बेनिफिट प्राप्त हुआ, विकासशील देशों को बेनिफिट प्राप्त नहीं हुआ। इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विकसित देशों का निर्णय को मानना पड़ा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, इनके निर्णयों को इनको मानना पड़ा। विश्व व्यापार संगठन में व्यावहारिक रूप से मतदान नहीं किया जाता। फिर क्या था डब्ल्यूटीओ में? तो डब्ल्यूटीओ मोनोटोनस है, तो पूरा कब्जा अमेरिका का है और विकसित देशों का कब्जा है। विश्व व्यापार संगठन में सभी निर्णय विकसित देश लेते, क्यों लेते हैं? विकसित देश ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उनके पास ज्यादा फंडिंग, ज्यादा पैसा लेते हैं। मतलब कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य राष्ट्र की लोकतांत्रिक की मांग करते हैं। इंडिया कहता है कि आप लोग करो, आपने 5 सुपर पावर बना रखी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 पावर मेंबर है, इंडिया उसमें है नहीं। इंडिया कहता है कि चाइना है तो हम क्यों नहीं? जापान कहता है हम क्यों नहीं है? ये जो कंट्रीज है, ब्राजील कहता है हम क्यों नहीं है? इन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये कहते हैं। तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक नहीं हुआ, तो विकासशील देश इसमें आरोप लगाते हैं कि न्यू वर्ल्ड जो बना है, उस न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत सारी कमियां हैं, और जो बात कही थी अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने वो पूरी नहीं हुई। और न्यू वर्ल्ड का जो सपना है वो अक्षुण अधूरा है। इस न्यू वर्ल्ड का फायदा विकसित देश अपने उठा रहे हैं। न्यू वर्ल्ड को आज भी समाजवादी मार्क्सवादी विकासशील देशों को बेवकूफ बनाने का विकसित देशों में एक फंड है, इसको सिंपल तरीके से लोग काफी सिंपल तरीके से नोट चॉम्स्की के अनुसार उन्मूलीकरण के नाम पर कॉर्पोरेट देश अपना पूरा करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है ना, आप इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के नाम पर ये जो कॉर्पोरेट देश है पूरा करते हैं। नव कॉर्पोरेट बात का नोट चॉम्स्की का कथन बहुत प्रसिद्ध है, और ये कई बार पूछा जाता है कि नोट चॉम्स्की नव कॉर्पोरेट बात की बात करते हैं, कितने यूज कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ मैंने कल आपको समझाया भी था। आलोचकों के अनुसार अमेरिका प्रभुत्व निर्णय के रूप में कहा गया नवीन विश्वविद्यालय का मान्यता एक मिथक है, सच्चाई नहीं है। जो मैंने आपको बात बताई वही बात है। न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ऑर्डर जो है मिथक है, कुछ भी नहीं है, ऐसा विकासशील देशों का मानना है। जैसे आप देखो अमेरिका यहाँ पर बैठा है, बॉल बना हुआ, और पूरी दुनिया इसके नीचे जो है रॉबर्ट कॉक्स जी बहुत अच्छे विचारक हैं। रॉबर्ट कॉक्स को आप देखोगे, ये कहता है कि वर्तमान भूमंडलीकरण उदारीकरण का युग पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का थोपने का प्रयास है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है? आप पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को थोप रहे हो। यानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए वैश्वीकरण आया, और वैश्वीकरण की मदद करता है नींव। भूमंडलीकरण में निर्भरता नहीं है, अभी तो निर्भरता का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बताया पूंजीवादी देशों द्वारा जानबूझकर प्रचार किया जा रहा है कि भूमंडलीकरण सभी के लिए लाभप्रद है, जबकि ग्लोबलाइजेशन सभी लाभप्रद नहीं है। ऐसा विचार लोगों ने यहाँ पर रखा। रॉबर्ट कॉक्स हो गया, नोट चॉम्स्की हो गया, इस सब क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। किशोर मधुबनी के अनुसार वर्तमान विश्व व्यवस्था में विकासशील देश हाशिए पर है, क्योंकि समूची व्यवस्था विकसित देशों के हाथ में है, समूची व्यवस्था पश्चिमी देशों के हाथ में है। इसमें प्रमुख आर्थिक मुद्दों का निर्धारण G8 करता है। वर्तमान में क्या है? G7 करता है। G7 में विकसित देश है, अब हम लोग तो तकनीकी हस्तांतरण का मुद्दा आज भी जीवित है। टेक्नोलॉजी उनके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो तकनीकी रख चुके हैं और लेकर तकनीक आगे बढ़ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान विकसित देश अपने दायित्व को पूरा नहीं करते। अब देखो जलवायु परिवर्तन की समस्या कैसी है? जलवायु परिवर्तन की समस्या की विकसित देश बात करते हैं, वो कहते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या में क्या है? वो कहते हैं कि भैया आप विकासशील देश क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से निकल रहे हैं पूरा, आप यहाँ से आ रहे हैं धुआं, आपकी गाड़ियाँ खराब है। विकसित देश के लिए तो एक काम करो, आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो, विकासशील देश के लिए कुछ नहीं देंगे, तुमसे खरीदो। आप मेरी बात समझ, सपोज करो आप एक कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी में एक आदमी गरीब है, आप गरीब आदमी से कहते हो ऐसे घर बना, और ये सब बनाए तो कॉलोनी से बाहर निकल, वो कैसे बनाए? वो क्या काम करो, मैं पैसे दिलवा लूंगा। वो कहते हम पैसे क्यों देंगे, हमसे पैसे ब्याज मिले घर बना। ये होता है विकसित देश कहते हैं कि विकासशील देश का मतलब है आप क्या करो, आप हमसे टेक्नोलॉजी खरीदो, खरीदेंगे। हाँसी का मतलब होता है बेटा किनारे पर, हाँसी पर। हाँसी का मतलब होता है होता नहीं कि आप समाज में निम्न जातियाँ हाँसी पर होती है। यूपीएससी की तैयारी में हिंदी में विद्यार्थी हाँसी पर किनारे पर, एक होता है केंद्र और एक होता है किनारे। पर्यावरण के मानकों के आधार पर विकासशील देशों का प्रभुत्व नहीं होता। आतंकवाद के मुद्दे मतभेद विद्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका और चीन, अभी अगला पॉइंट है, दोनों देशों के बारे में क्या क्या बातचीत है, एक बार समझ लेते हैं। अमेरिका और चीन समझ लो कि टॉपिक अलग टॉपिक है, रेडियो समझने के लिए मैं जरूरी है कहूँगा। नहीं समझ लोगे? बढ़े आगे बढ़े। चले भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास को बेटा पहले खत्म तो कर ले, मैं तो रेस्ट ले लेके पढ़ा रहा हूँ, खत्म करके जाऊँगा इसको।
लेक्चर्स की बात लेंगे फिर देखो थॉमस फ्रीडमैन के अनुसार चीन का शांतिपूर्ण उभार समकालीन विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटना है। देखो चीन और अमेरिका की मध्य में बात होती है, दोनों में कैसे इसके बारे में बात करते हैं। तो चीन का जो उभार हुआ है ये समकालीन विश्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण घटना है। चीन अमेरिका के प्रभुत्व के अस्तित्व के लिए चुनौती है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत दिया गया कि चाइना के बनने के बाद विश्व जो है बाइपोलर हो जाएगा। और बाइपोलर का मतलब होता है अगर दुनिया व्यवस्था जो होगी उसको यथार्थवादी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर होगा। तो क्या चाइना के उभार के बाद अमेरिका बैलेंस हो जाएगी। सोवियत संघ ने अमेरिका को केवल इंसेंट रूप से चुनौती प्रस्तुत करी थी, ठीक है। लेकिन चीन क्या कर रहा है, जर्मनी और जापान ने अमेरिका के लिए आर्थिक क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करी। और चीन यानी सोवियत संघ ने सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी थी कि हम डिफेंस में आगे नहीं, लेकिन चाइना आर्थिक क्षेत्र में, चाइना राजनीतिक क्षेत्र में, चाइना अमेरिका को सैन्य क्षेत्र में सभी मामलों में टक्कर देगा। जब टक्कर देगा तो विश्व व्यवस्था किसी को चीन अमेरिका के लिए आर्थिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में चुनौती दी जा रही है, दोनों क्षेत्रों में। ये वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए विश्व की नई व्यवस्था के लिए अच्छा पाया माना गया। कुछ विचारकों के अनुसार भविष्य में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और छोड़ दी, आप देखो छोड़ दी। जोसेफ लाई बड़े अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छा थिंकर है। ये कहता है अमेरिका की मूल शक्ति वैचारिक है, अमेरिका थॉट में काम करता है, विचार पे। इसका चीन के पास अभाव है। कुछ लोग कहते हैं चीन सोचता नहीं है, अमेरिका सोचता है। चीन के पास वैचारिक पावर है ही नहीं, चीन के पास पॉलिटिकल थिंक टैंक है ही नहीं, अमेरिका सोचता है। तो ये वो विचारक हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के विचारक हैं, मानते हैं चीन बेकार है। अमेरिकी तकनीकी क्षमता सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप बाकी बात को देखोगे तो विश्व में चीन एक बढ़ता हुआ देश है जो अमेरिका की शक्ति को संतुलित करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सभ्यताओं की बात करूं हंटिंगटन के अनुसार, तो चीनी सभ्यता की लड़ाई सभ्यता कौन सी, यहूदी सभ्यता। और यहूदियों को सपोर्ट कौन करेगा, इस्लामी सभ्यता। इस्लामी सभ्यता सपोर्ट करेगी तो कौन जीतेगा, ये जीतेगी चीनी इस्लामी सभ्यता जीतेगी, और यहूदी सही हार जाएगी। लेकिन ईसाई सभ्यता को सपोर्ट करेगा हिंदू, और इसीलिए हंटिंगटन ने कहा है हिंदू सभ्यता विश्व में निर्णायक कार्य करेगी। हिंदू सभ्यता जिसकी तरफ चली जाएगी वो विश्व यही अगले विश्व की परिकल्पना हंटिंगटन के द्वारा करेगी। पाश्चात्य के पतन की संकल्पना कि वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन जो है कैसे गिरेगा। पॉल केनेडी बहुत अच्छे विचार के, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, थिंकर है। देखो अभी क्या कहता है पॉल केनेडी, वो नील फर्ग्यूसन पाश्चात्य पतन की संकल्पना थी। दोनों के नाम याद रखना, देखिए नेक्स्ट जगह पे नाम। केनेडी बोलते हैं ब्रिटेन के कमजोर होने का कारण उसका साम्राज्यवादी विस्तार बताया। केनेडी कहता है कि देखो ब्रिटेन कमजोर हो गया, ब्रिटेन कितना पावरफुल था, ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद को फैलाया, फिर कहा, कुछ लोगों ने कहा देखो आपको पता है अमेरिका की शक्ति कमजोर हो गई। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने आर्थिक साम्राज्य, आर्थिक जो है इस्लाम कभी यहूदियों को सपोर्ट नहीं करेगा, वो दानिश कह रहे हैं। वो सभ्यताओं की बात होती है बेटा, हाँ सपोर्ट नहीं करेगा, इस्लाम यहूदियों को सपोर्ट नहीं करेगा, आप ही लड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि अब अमेरिका की शक्ति बहुत कमजोर होगी। अमेरिका की शक्ति बहुत कमजोर होगी, क्यों कमजोर होगी, क्योंकि अमेरिका ने साम्राज्यवाद कराया, आर्थिक साम्राज्यवाद, आतंकवाद, सैन्य विस्तारवाद सब अमेरिका ने कराया। अमेरिका द्वारा इराक और अफगानिस्तान के लाभ चीन और वेनेजुएला जैसे राष्ट्र हो रहे हैं। अमेरिका ने दोनों पीरियड करी, अमेरिका को नुकसान मिला। जो साम्राज्यवादी नीतियां ब्रिटेन को नुकसान मिला। तो जो पाश्चात्य कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री है, इनका भी पतन होगा। पॉल केनेडी फर्ग्यूसन ने सिद्धांत दिया था, बेबी क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। शीतोत्तर विश्व व्यवस्था में दो महाशक्तियों के मध्य क्षेत्रीय संघर्ष का निर्माण हुआ। शीतोत्तर की बात आप देखोगे तो दो महाशक्ति थी, क्षेत्रीय संघर्षों का प्रायोजन का प्रयास किया गया, लेकिन बीच में गलत आ गया पॉइंट। हाँ आगे अगर शीतोत्तर विश्व व्यवस्था नॉन जीरो सम गेम के आधार पर संचालित है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉन जीरो सम गेम क्या होता है। जो शीतोत्तर बाद की संकल्पना है नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। अब दो प्रकार की बेटा गेम थ्योरी है, अब आगे गेम थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बेसिक बात समझ लो। शीतोत्तर के बाद विश्व में नॉन जीरो सम गेम चल रहा है। देखो दो थ्योरी होती है, जीरो सम और नॉन जीरो सम। आपके विद्यार्थी आपको पता है जानकारी इसके बारे में। गेम थ्योरी हमारा टॉपिक अगला, एक होता है जीरो सम, एक होता है नॉन जीरो सम। अभी सिंपल भाषा में समझो, दो देश लड़े ए और बी, जीरो सम में क्या ए जीत जाए और बी क्या करे, हार जाए। मैंने क्या बोला बेटा, ए जीत जाए, बी क्या करे प्यारे बच्चे, हार। कैसा गेम हो गया, जीरो सम। ए जीत जाए, हार जाए, जीरो सम। अब नॉन जीरो सम कैसा है, ए जीत जाए और बी भी जीत जाए, दोनों को कोई नुकसान ना हो। तो एक को नुकसान हो रहा है, जीरो सम गेम है। इसका क्या है कि एक को नुकसान, एक का नुकसान करके दूसरे को फायदा हो, दैट इज कॉल्ड जीरो सम। ठीक है, नॉन जीरो सम में क्या है, किसी का नुकसान नहीं। Read out. Read out. Read out. उसे वर्ड जब शीतोत्तर काल आया, तो शीतोत्तर काल में आप देखोगे कि अधिकतर ये चीजें ज्यादा बनती हैं। जो शीतोत्तर काल आया, क्लियर पॉइंट, क्लियर ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। क्षेत्रीय संगठनों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया, और क्षेत्रीय संगठन थे उनको प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। राज्यों के मध्य जटिल अंतर्निर्भरता का निर्माण हुआ। उस राज्यों के मध्य क्या बनी, जटिल अंतर्निर्भरता का निर्माण हुआ। यानी मैंने आपको एक बात पढ़ाया कि कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स। अच्छा बात मुझे भी बच्चा बता सकता है कि मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था कि जटिल अंतर्निर्भरता का निर्माण कौन सा है, यथार्थवादी विचार है या आदर्शवादी विचार। बताओ कौन मानता है इसको, विचार कौन सा विचार है। जो बच्चे बताएगा मैं मानूंगा, पढ़ रहे हो जो नहीं बता पाएंगे मैं मानूंगा कि आप लोग जो है टाइम वेस्ट करो सच में।
बताओ बोलो खड़ा कर ये लो और ये कोई बड़ा पहले इसकी चमड़ी जोड़ूंगा ले आ रही हूँ आंसर दो भाई मार यार खाने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना ये होगा यूज से बैक खाने के बाद क्वेश्चन अपने बाप से मेरा खाने पे बात खाना तो खा नहीं भाई मैंने पढ़ाया था आपको भाई अब आपको पता होना चाहिए एक कॉम्पैक्ट मॉडल और बिलियर्ड्स बॉल मॉडल किस किस के थे नहीं पढ़ाया आप लोगों को मैंने आप कमेंट क्यों कर पा रहे मतलब पुराना बात बताओ अब ये जो होगा ये किसमें आएगा एक कॉम्पैक्ट मॉडल में आएगा या बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में आएगा पुराना वाला टेस्ट भी करूंगा कि मैं सवाल नहीं करता क्लास में बताओ कौन से आएगा और आंसर नहीं दिया तुमने अभी आज मैं आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली आंसर दें सभी और सब मुझे भी आवाज आती है क्या पतंग उड़ा लोटे पतंग उड़ाते ये सब तो कर रहे हैं उनके बाप मेरे दादा का वो है मोदी उड़ाए तो पर सोनी हाँ पहले ये देखते नोटों की पतंग उड़ा नोटों नहीं ना सोने की वो तो कोई भी पतंग झंडा लहराना आता है बस कौन लहराना कोई ना झंडा लहराने के चक्कर में तो और अब तो एक वाली भी पहले मोदी उड़ाया बीजेपी इंटरवल बोलो क्या कर रहा है सिक्योरिटी अब मेरी बात सुनो एक तिरंगे वाली भी पसंद है तो चला भी गया हो आपको झंडा लहरा रहा है रात को सुबह तो रात को रात को ये बनाएगा अब फोन ले दो बंद हो गई ले आएगा और वहां से वो कोई ले आएगा ना खाली कोई आएगा आराम से कब नहीं कैसी सरकार है केजरीवाल की इसके एक्सपायर डेट सब आराम केजरीवाल से बाहर आनी है और इधर सोचते हैं अच्छा बिना देवी पब्लिक अंडर डालना कैप्टन मोदी बनाऊं विरोधी कमेंट बहुत बेकार लेता तो और मॉडल है मैं सॉरी सॉरी देवी पब्लिक देवी कॉमन है ना सुधारवान देखो कॉम्पैक्ट मॉडल के तहत होगा कौन सा होगा कॉम्पैक्ट मॉडल और कॉम्पैक्ट मॉडल क्या है कॉम्पैक्ट मॉडल बिल्कुल आप सही कह रहे हो कॉम्पैक्ट मॉडल क्या है ये उदारवाद का है भाई कॉम्पैक्ट मॉडल के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा इसके अंदर तो बिलाट मॉडल मॉडल धारवाद का मॉडल है ये कहते हैं अलग होंगे व्यापार के आदान प्रदान से विकास और शांति वृद्धि होगी ये कहता है कि व्यापार के सर देवी नहीं ओ माय गॉड कौन तो घर छोड़ के जाऊंगी यहां से कनेक्ट हो जाता है ये इस बात को समझने की कोशिश करना उसी विभिन्न काल के बारे में बात करी जा रही है कि कहा जा रहा है व्यापार के आदान प्रदान से विकास और शांति वृद्धि होगी मेरा जीवन में एक बात याद रखना आपका पास्ट आपके बड़ा पीछे पड़ता है अभी हमारे ऑफिस की जगह लगी हुई है ऑफिस बन रही है हमारी बहुत बड़ी सी एक तो बन चुकी है वो जो ओनर है वो कह रहे हैं करण चौधरी कौन है मुझे उसकी वीडियो चाहिए देखने के लिए कैसा बंदा है क्या करता है करण चौधरी है कौन क्या था तो ये कहना है बंद बाबू कर दे ना तो आ चल चल कुछ दूंगी चल मुंह में हाथ दे रहा है ना सारी जिंदगी गुजरेगी ना हट दिमाग हो जाएगा ना अंदर गंदे हाथ है यूरोपियन यूनियन का निर्माण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन निर्माण में
दरवाजे पे हो गया आ जा ठीक है दिन नकुल फिर पढ़ने लगे, काट के जाइए मैडम चलाएगी। फोटो देख लीजिए तेरा तेरा हाथ मेरे जैसे है जी, गलत है गलत। इसके हाथ में भी ऐसे ही मेरी देखा है, देखो ये एक हाथ में पैसे रखता है और एक में हाथ में रुक जाता है, हाथ में तुरंत ऐसे और दूसरा में तुरंत है, दूसरा नहीं। ये तो मैं मालिक को ना, मालिक को एतराज होना चाहिए। भाई फोन दे दो करण चौधरी कौन है? चाय बाबाजी फोन चाय बाबाजी कितने भी जोड़ रहे हैं हाथ में रुकते हैं वैसे। 10 करोड़ जोड़ लगते हैं 10 करोड़ 10 करोड़ दे दो मुझे अपनी लोग कार चाय बाबाजी फोन दो अभी अभी दे दो कुछ कर रहे हैं। रूसी युद्ध है, रूसी युद्ध के दौर में जो नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो बना, टेंटो बना, इनका निर्माण हुआ। ये बताया जा रहा है कि इसके बाद कौन सी चीजें बनी है, उसके बारे में बात हो रही है। विश्व विमान संगठन के उपबच्चे विमान को बढ़ावा मिला, ये है क्या मैं टॉपिक भूल गया। पाश्चात्य पद्धति से क्लब बीच में डाल दिया क्या? ठीक है। मेरे पास एक करोड़ पौधे ना, तो मैं 45 से डेमोक्रेसी इन ग्लोबल ऑर्डर, तो आपकी समझ में आ गया पाश्चात्य पद्धति क्यों होगा? देखिए बता दिया। डेमोक्रेसी ग्लोबल ऑर्डर 1999 की किताब है। अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, अ कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स जो 2000 की किताब है। रेल पर्पस द अनसीन हैंड, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्पिरेशनल व्यू ऑफ द हिस्ट्री 1982 किताब है। पैट रॉबर्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 की किताब है। सारी किताबों के नाम पूछे जाते हैं। ये बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। एक बार इनका नाम याद रख लेंगे। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनका एक बार नाम याद रख लेंगे, ये आपसे पूछी जाती है कि एग्जाम्स में, ठीक है, जो आपने काम किए हैं। तेरे बच्चों को बना के रख दी मुझे कार चाहिए बच्चों वाली कार तो यहाँ पे क्लास अलग लेंगे, ये क्लास अलग चलेगी। अब आप तक आप कॉपी कर लो, आप लोग ये समझिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, पाश्चात्य सभ्यता का पतन क्यों होगा, इसके बारे में बात कर ली हमने। अमेरिका चीन में कौन है, क्या होगा, ये बात कर ली हमने। इसके बाद हमने बात कर लिया कि वित्तीय व्यवस्था बनाती दुनिया कैसे बनेगी, सभ्यताओं के बीच संघर्ष भारत के प्रकृति से कैसे आएगा, आलोचना कैसे होगी, ये सारी चीजें जो है सब कुछ हमने पढ़ लिया। ये सारी चीजें हमने देख ली, जान ली, इन सब के बारे में बात हमने कवर कर ली। बस डेविड हेड की हो गया, हाँ डेविड हेड की हो गया सारी चीजें। अब क्लास के बाद बात करेंगे, अगली क्लास दूंगा मैं 8 बजे, ठीक है? तब तक आप पढ़वा रहा हूँ। बहन बना रहा हूँ